सैलिसिलिक एसिड होता है। अब ये H ग्रुप क्या करेगा, फोर्थ पोजीशन ऑफ द बेंजीन रिंग। आसान सा मैकेनिज्म है केवल कंसिस्टेंट को रिमूव करने के लिए बच्चों। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को मेरी ओर से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैं चेतन शर्मा, केमिस्ट्री टीचर, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं फ्यूचर विल के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे, जहां हम लोग कवर कर रहे हैं बच्चों अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर चैप्टर को। इस चैप्टर की ऑलरेडी 4 क्लासेस हो चुकी हैं जो आपको यूट्यूब चैनल पर फ्यूचर विल के चैनल पे आपको मिल जाएंगी, जहाँ पे ऑलरेडी 4 क्लासेस अपनी कंप्लीट हो चुकी है बच्चों। इन 4 क्लासेस में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल फिनोल को कवर किया है बच्चों। और राइट नाउ आज की क्लास जो कि हमारी 5th क्लास है इस चैप्टर की, यहाँ भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। तो आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, बिकॉज आज जो रिएक्शन आपकी होने वाली फिनोल की वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, जो नेम रिएक्शंस भी हैं, साथ में नीट एग्जाम और आईआईटी एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस भी इन्हीं रिएक्शन से बिलोंग करते हैं बच्चों। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, जहां हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, उनके मैकेनिज्म पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं एनसीईआरटी के, एज वेल जो नीट एग्जाम में पीवाई के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी सॉल्व करने वाले हैं इस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन ये आपका होने वाला है, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक, काफ़ी कुछ सीखने को आपको यहाँ मिलने वाला है बच्चों। तो देखिएगा, फिनोल की हम लोग केमिकल रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे, वहां पर हमने ऑलरेडी फर्स्ट रिएक्शन जो आपकी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो कंप्लीट कर ली थी। और सेकंड रिएक्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों, कौन सी, कोलबे रिएक्शन। नेम रिएक्शन ये आपकी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत एग्जाम्स में बहुत बार पूछी जाती है बच्चों। क्या करेंगे बच्चों इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन की अगर हम बात करें तो स्टार्ट किससे होगी बच्चों, फिनोल की केमिकल रिएक्शन है तो ये फिनोल से ही स्टार्ट होती है बच्चों। फिनोल की रिएक्शन हम करवाते हैं बच्चों किसी एक वीक इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में, जो कि आपका होता है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में NaOH की प्रेजेंस होती है बच्चों, और H+ आयन यानी एसिडिफिकेशन के लिए हम लोग H+ आयन को यहाँ पे यूज करते हैं। तो जब भी किसी फिनोल की रिएक्शन आप कार्बन डाइऑक्साइड, NaOH और H+ आयन की प्रेजेंस में करवाते हैं बच्चों, तो आपके पास प्रोडक्ट बनता है बच्चों क्या, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या बनता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अगर हम देखें ध्यान से तो इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे बच्चों, बेंजोइक एसिड। क्या बोलेंगे, बेंजोइक। और इसकी ऑर्थो पोजीशन यानी इस पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप, जिसे हम बोलेंगे हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो बोलेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बच्चों। ये आपके पास बन जाएगा प्रोडक्ट। सिंपली याद हो जाएगा आपको कि जब भी फिनोल की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ NaOH और H+ आयन की प्रेजेंस में होती है तो आपके पास ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनता है। हाइड्रोक्सी क्यों कह रहे हैं बच्चों, क्योंकि दोनों फंक्शनल ग्रुप में से प्रायोरिटी ऑर्डर पे आपका कार्बोक्सिलिक आता है, तो इसको लेंगे एज ए सफिक्स और इसको लेंगे एज अ प्रीफिक्स लेंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, साथ में इसका कॉमन नेम क्या होता है बच्चों, इसका कॉमन नेम यहाँ पर होता है आपका सैलिसिलिक एसिड होता है बच्चों, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, इस नाम से भी काफी ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन ये आपका है कि जब हम फिनोल की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिडिक मीडियम, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, तो सैलिसिलिक एसिड आपके पास एज अ प्रोडक्ट यहाँ पे ऑब्टेन होने वाला है बच्चों। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये आपकी है, याद हो जाएगी आपको आराम से, देख लीजिए इसको। अब हम लोग समझने वाले हैं कि वहां पर इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रीट करता है, NaOH का यहाँ पे क्या रोल रहने वाला है, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिडिफिकेशन, यानी कि हम लोग डिस्कस करने वाले बच्चों अब यहाँ पर क्या आपका मैकेनिज्म। क्या करेंगे बच्चों, मैकेनिज्म यहाँ पे आप डिस्कस करेंगे इस रिएक्शन का कि एग्जैक्टली इस रिएक्शन के अंदर यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करें अगर अपन फर्स्ट स्टेप की यहाँ पे बच्चों, तो आपके पास ऑलरेडी क्या है, फिनोल है। ठीक है, बड़े आसानी से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इजी इसकी मैकेनिज्म है, लेकिन आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे एक्सप्लेन हो जाएगा कि कैसे इस रिएक्शन के अंदर आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन और रिएक्शन को आप प्रॉपर माइंड में रखिए, हम लोग इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं। चलिए देखिए, क्या ले रहे हैं बच्चों, फिनोल ले रहे हैं। ठीक है,
अब इस फिनोल को सबसे पहले हम ट्रीट करते हैं बच्चों किसके साथ, NaOH यानी कि बेस के साथ। बेस है तो बेस का फंक्शन बच्चों क्या रहेगा, यहाँ पे बहुत सिंपल सा है कि बेस यहाँ से H+ आयन को रिलीज करेगा। और हमें पता है बहुत अच्छे से, क्या पता है बच्चों कि फिनोल जो है वो आपका एसिडिक नेचर शो करता है, एसिडिक बिहेवियर शो करता है। आप पढ़ सकते हैं मेरे पीछे के वीडियो लेक्चर में जहां हमने एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल को एक्सप्लेन किया था। क्या होता है वहां पर बच्चों, सिंपल सी बात होती है कि ऑक्सीजन पे प्रेजेंट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है बेंजीन रिंग के साथ, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है बेंजीन रिंग को, जिससे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से ये H+ आयन को इजीली रिलीज कर देता है बच्चों। समझ में आया आपको? तो जैसे यहाँ से H+ आयन बाहर निकलेगा, OH नेगेटिव आयन इसको गेन करेगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा बच्चों, H2। ठीक है, ये यहाँ पे बेस का फंक्शन है। बेस का फंक्शन क्या होता है, H+ आयन को रिलीज करना और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करना, जो हो चुका है। जैसे ही यहाँ बच्चों फिनोल से आपका H+ आयन रिलीज हो जाएगा तो आपके पास जो आयन बनता है वो कौन सा बनता है बच्चों, फिनॉक्साइड आयन बनता है। सबको पता है ये बात कि जैसे ही अल्कोहल का जैसे ही आपका फिनोल का आयोनाइजेशन होगा तो आयोनाइजेशन होने से कौन सा आयन बनता है, फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन यहाँ होगा। अब फिनॉक्साइड आयन बनने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन पे प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बेंजीन रिंग को, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। और ऐसा करने से यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी यहाँ मूव कर जाएगी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर। किस पे मूव कर जाएगी बच्चों, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर। ठीक है, क्या बना आपके पास नया स्ट्रक्चर, नया स्ट्रक्चर आपके पास बन जाएगा बच्चों ये वाला। यहाँ क्या बनेगा आपके पास, नेगेटिव चार्ज, यहाँ क्या बनेगा आपके पास O पे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास, डबल बॉन्ड बन जाएगा। राइट, समझ में आया? बाकी डबल बॉन्ड आपका अपनी पोजीशन पे ही बना रहेगा। सिंपली हमने क्या समझा कि फिनोल ने अपना H+ आयन डोनेट करा, H2O बाहर निकला, फिनॉक्साइड आयन बना। फिनॉक्साइड आयन अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बेंजीन रिंग को। वहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O बन जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे की ओर मूव कर जाएगी तो ऑर्थो पोजीशन पे आपका नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसी स्ट्रक्चर को मैं ऐसे बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको थोड़ा और सिंपली समझ में आ जाए बच्चों। देखिएगा आप ध्यान से। ठीक है, नेगेटिव डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड O बना सकते हैं ना ऐसे। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दिया है और ये नेगेटिव चार्ज को उधर शिफ्ट कर दिया है। सेम ही बात है, यहाँ पे भी ऑर्थो पोजीशन था, यहाँ पे भी आपका ऑर्थो पोजीशन ही है। ठीक है, ताकि आपको यहाँ से बॉन्डिंग क्लियरली समझ में आ जाए आपको। चलिए, इसके बाद हम पता है कि हमें रिएक्शन जो हम करवाने वाले हैं बच्चों, किससे करवाने वाले हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यानी कि CO2। CO2 के नेचर के बारे में अगर हम बात करें बच्चों तो CO2 जो होता है वो कैसा होता है बच्चों, एसिडिक होता है। कैसा होता है, एसिडिक स्पीसीज होता है, एक एसिडिक ऑक्साइड होता है बच्चों आपका। अब एसिडिक है, इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है बच्चों कि इसे इलेक्ट्रॉन पेयर की नीड है। तो ऑब्वियसली ये अपना नेगेटिव आयन डोनेट कर देगा बच्चों, किसको, कार्बन को। जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा बच्चों तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। ऐसा बनने से कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब होगी तो ये पाई बॉन्ड आपका इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। चलिए देखिए क्या क्या हुआ यहाँ पर आपके सामने। यहाँ पे डबल बॉन्ड O आपका प्रेजेंट है ऑलरेडी, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए इस कार्बन को तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा कार्बन के साथ। ये बन गया आपका O नेगेटिव बच्चों, यहाँ डबल बॉन्ड O आपका प्रेजेंट है। राइट, ये फॉर्मेशन आपका यहाँ पर हो गया है। अब एग्जैक्टली हम इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें ना यहाँ पर तो हमें दिखाई दे रहा होगा कि इसकी बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी है वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो गई है और हमें पता है अच्छे से कि ये वापस से अपनी एरोमेटिसिटी को ऑब्टेन करना चाहेगा, गेन करना चाहेगा। अब उस चीज़ के लिए क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये एरोमेटिसिटी को गेन करना चाहेगा तो उस चीज़ के लिए क्या होगा बच्चों, इस कार्बन पे जो आपका हाइड्रोजन एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा बच्चों इस बॉन्ड को। ठीक है, कर रहा है।
क्योंकि अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं करेगा तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी वापस से गेन नहीं होगी बच्चों। इसलिए यहाँ इस पर्टिकुलर ऑर्थो पोजीशन पे जो कार्बन प्रेजेंट है बच्चों आपका, वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर देगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, H पे चार्ज बच्चों पॉजिटिव आ जाएगा, राइट। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर देगा तो बच्चों यहाँ पे क्या बनने वाला है आपका, डबल बॉन्ड बनने वाला है। ऐसा होने से कार्बन की वैलेंस से डिस्टर्ब हो जाएगी तो ये बॉन्ड वापस से अपनी जगह शिफ्ट कर जाएगा ऑक्सीजन की ओर, ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। बच्चों क्या बन जाएगा आपके पास, चलिए देखिए आपके पास क्या क्या बन गया है। इस जगह आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, हाइड्रोजन ने जब इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ भी डबल बॉन्ड बन गया है, यहाँ सिंगल बॉन्ड बचा है, ऑक्सीजन पे वापस से नेगेटिव चार्ज आ गया है, और H प्लस आयन कहाँ चला जाएगा बच्चों, इस O नेगेटिव के पास चला जाएगा। देख पा रहे हैं ऑक्सीजन पे क्या प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज, H पे पॉजिटिव, दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों, C डबल बॉन्ड O, OH बन जाएगा आपके पास, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया है ऑर्थो पोजीशन पे। लगभग लगभग हम अपने प्रोडक्ट के बहुत नजदीक है बच्चों। और एक लास्ट स्टेप हमारे पास बच जाता है, वो क्या है बच्चों आपका, एसिडिफिकेशन। यानी किसकी प्रेजेंस में बच्चों, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होने वाली है H प्लस आयन। कभी कभी आपको यहाँ वाटर मॉलिक्यूल भी गिवन होता है, एक ही बात है, हाइड्रोनियम आयन बनता है। तो H प्लस आयन क्या करेगा बच्चों, यहाँ पे इस O नेगेटिव को स्टेबल करेगा, राइट, O नेगेटिव को स्टेबल कर देगा यहाँ पे, और आपके पास बच्चों प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा OH, और यहाँ क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे बच्चों, ऑर्थो पोजीशन पे क्या बना है आपका, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना है, यानी ऑर्थो हाइड्रोक्सी, और यहाँ क्या बना है बच्चों, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड भी बोला जाता है। तो ये आपके पास प्रॉपर्ली क्या बन गया है, प्रोडक्ट बन गया है। बहुत सिंपल सी मैकेनिज्म थी बच्चों, क्या था, सबसे पहले फिनोल जो है वो बेस के कांटेक्ट में जाएगा, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी बेस और एसिड के बीच, H प्लस आयन यहाँ से बाहर निकलेगा, क्या बनेगा बच्चों, फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा बेंजीन रिंग को, बिकॉज बेंजीन रिंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन जैसे इसको दे देगा तो ऑर्थो पोजीशन पे आपका नेगेटिव चार्ज बनेगा। इन द एंड बच्चों मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली ऑर्थो पोजीशन पे ही प्रोडक्ट क्यों बनता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऑर्थो पोजीशन पे जैसे नेगेटिव चार्ज बनता है तो इसकी रिएक्शन किससे होगी बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आपका एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है। अब इलेक्ट्रोफाइल है इसका मतलब एसिडिक नेचर का है, और हम कह सकते हैं कि उसे इलेक्ट्रॉन पेयर की नीड है। तो ये नेगेटिव यानी ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस कार्बन को, तो देन आपका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ बॉन्ड बन गया। अब अपना एरोमेटिसिटी वापस से गेन करने के लिए बेंजीन पे इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो बच्चों अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। जैसे अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रॉन वापस से ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। H प्लस आयन जो है टूटा है वो ऑक्सीजन को सेटिस्फाई करेगा और यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा आपका। एंड देन लास्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे बच्चों, लास्ट स्टेप पे हम इसको एसिडिफाई कर देंगे, H प्लस आयन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा देंगे तो आपके पास सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड आपके पास प्रिपेयर हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ कोल्बे रिएक्शन बच्चों। क्लियरली समझ में आया आपको सब कुछ। एक चीज मुझे आपको लास्ट में बतानी है, इंटरेस्टिंग फैक्ट इस रिएक्शन के बारे में क्या है कि एग्जैक्टली इस रिएक्शन में ऑर्थो पोजीशन पे ही क्यों बनता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, या CO2 ग्रुप जो है वो यहीं पे क्यों ऐड होता है आपका। चलिए देखिए, इसलिए होता है बच्चों क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे इस चीज को, यहाँ जो बना है आपका ऑर्थो पोजीशन पे क्या बच्चों, OH ग्रुप। अब ये H ग्रुप क्या करेगा बच्चों, इस फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेगा, राइट। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं बच्चों, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इससे बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका, स्टेबल हो जाएगा। जबकि यही चीज अगर आपकी पैरा पोजीशन पे बनती है तो ड्यू टू डिस्टेंस यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाती। समझ में आ रहा बात आपको, इसीलिए यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे आपका एंटर करता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और आपके पास में सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो
बहुत आसान सा ये मैकेनिज्म आपके सामने था और हमने यहाँ पे आराम से देख लिया है बच्चों कि ये आराम से क्या देख लिया अपन ने कि यहाँ पर ये जो रिएक्शन आपकी हो रही थी कैसी हो रही थी, फिनॉल की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करने पर बेसिक एंड एसिडिक मीडियम में क्या बन रहा है आपके पास में, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पर आपका हो रहा है। तो इसका प्रॉपर मैकेनिज्म हमने यहाँ पे फॉलो कर लिया। देखिए रिएक्शन क्या है कि जो फिनोक्साइड आयन आपके पास जनरेट होता है बाय द ट्रीटिंग फिनॉल विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट, सही कहा अपन ने। यहाँ सबसे पहले NaOH से रिएक्शन हुई तो क्या जनरेट हुआ आपका फिनोक्साइड आयन, और वो आपका स्टेबल होता है थ्रू द रेजोनेंस प्रोसेस, लिखा है इज इवन मोर रिएक्टिव देन फिनोल टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, होगा आसानी से, हेंस इट अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद कार्बन डाइऑक्साइड। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर आपकी हो गई है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, एंड देन क्या हुआ जो कि आपका बिहेव कर रहा है एज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, जिससे आपके पास में ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड आपका प्रिपेयर हो जाएगा एज ए मेन रिएक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में। बच्चों कंप्लीटली एनसीईआरटी की लाइंस को फॉलो करते हुए मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पे कोल्बी रिएक्शन के बारे में, ठीक है बच्चों। अब हम मूव करते हैं हमारी एक और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों, दैट इज रायमंड टीमान रिएक्शन। कहीं ना कहीं कोल्बे रिएक्शन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये वाली होने वाली है बच्चों आपके पास, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या रिएक्शन ये होती है। सबसे पहले तो नॉर्मली अगर रिएक्शन के बारे में हम बात करें बच्चों तो अगेन फिनोल आपका यहाँ पे बिहेव करेगा एज अ रिएक्टेंट। फिनोल की रिएक्शन किससे होगी बच्चों, यहाँ पर रिएक्शन होगी आपकी क्लोरोफॉर्म के साथ बच्चों, किसके साथ होगी, क्लोरोफॉर्म के साथ। और क्लोरोफॉर्म जो होगा वो अगेन किस में होगा बच्चों, एक्सेस ऑफ NaOH। ये जरूर ध्यान रखना है बच्चों यहाँ पर कि इस रिएक्शन में NaOH जो है वो एक्सेस में काम में लिया जाता है बच्चों। एक्सेस का मतलब कि आपको अपना डिजायर प्रोडक्ट बनाने के लिए जितने मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH की नीड पड़े उतने आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं बच्चों, एंड इन दी एंड ऑब्वियसली एसिडिफिकेशन H+ आयन की प्रेजेंस में। तो बच्चों जब ये फिनोल आपका क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में, सॉरी NaOH की प्रेजेंस में, एक्सेस की प्रेजेंस में, H+ आयन की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करता है बच्चों, तो आपके पास क्या बनता है बच्चों, आपके पास बनता है सैलिसल्डिहाइड बनता है बच्चों। क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड बन जाता है आपके पास में, ठीक है। चलिए सैलिसल्डिहाइड बनेगा आपके पास, क्लियर है बच्चों। तो जब भी फिनोल की रिएक्शन किससे हो, क्लोरोफॉर्म से, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ NaOH, तो आपके पास सैलिसल्डिहाइड बनता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों कि कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, एल्डिहाइड ग्रुप आपका ऑर्थो पोजीशन पे क्या करता है, एंटर करता है, और आपके पास क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड बनता है। एक बार मुझे याद है बच्चों बहुत अच्छे से, नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि ड्यूरिंग रायमंड टीमान रिएक्शन एल्डिहाइड ग्रुप जो आपका होता है वो आपके फिनोल की कौन सी पोजीशन पे एंटर करता है। ऑप्शन गिवन थे ऑर्थो, मेटा, पैरा एंड ऑल, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे करता है बच्चों। चलो ठीक है। अगर हम रिएक्शन की बात करें तो क्या कह रहे हैं कि ऑन ट्रीटिंग फिनोल विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ए CHO ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है किस पे बच्चों, ऑर्थो पोजीशन ऑफ द बेंजन रिंग। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज रायमंड टीमान। अगेन एनसीईआरटी लाइन है बच्चों, और एनसीईआरटी की एक सिंपल से लाइन से नीट के अंदर 4 नंबर का एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये होने वाली है आपकी। चलिए बच्चों इसके बाद में हम देखेंगे पर्टिकुलर कि अब इस रिएक्शन में हमारा क्या मैकेनिज्म होने वाला है, कैसे क्लोरोफॉर्म इस पर अटैक करता है, कैसे एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, क्या एक्सेस ऑफ NaOH का यूज है, और व्हाट इज द रोल ऑफ एसिडिफिकेशन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब रायमंड टीमान रिएक्शन की मैकेनिज्म को बच्चों, देखते हैं कि इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी आपकी। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों क्लोरोफॉर्म से। जो आपका मेन रिएजेंट यहाँ पर है वो कौन है बच्चों, क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म ऑब्वियसली किससे ट्रीट करेगा आपका यहाँ पे, अगेन बेस के साथ बच्चों, ठीक है। अब बेस का फंक्शन तो बच्चों आप लोग समझते ही हैं, जानते ही हैं बहुत अच्छे से कि बेस यहाँ से किसको एलिमिनेट करेगा बच्चों, H+ आयन को। क्या बाहर निकल जाएगा बच्चों, H2O वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ऑब्वियसली हमें पता है कि Cl यहाँ पे बिहेव करते हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ, इसलिए इलेक्ट्रॉन किस ओर मूव करेगा,
कार्बन की ओर, H प्लस आयन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, प्रोटॉन उसे कैप्चर करेगा कौन बच्चों, हाइड्रोक्साइड आयन, और क्या बाहर निकल जाएगा बच्चों, H2। जैसे ही यहाँ से बाहर निकल जाता है तो बच्चों आपके पास क्या बनेगा, देखो Cl Cl Cl, और यहाँ पर आपके पास C पे क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएगा, और आपके पास चार्ज कौन सा बनेगा, नेगेटिव। समझ में आ रहा है आपको, नेगेटिव चार्ज क्यों बन रहा है यहाँ पर, क्लियर, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है टुवर्ड्स द कार्बन एटम, और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन, देखो कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 में से 3 ने पार्टिसिपेट कर लिया किसमें, बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस आ रहा है, तो नेगेटिव आयन के फॉर्म में उसको लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि क्लोरीन जो होता है बच्चों, वो आपका एक बेटर लिविंग ग्रुप होता है, बेटर लिविंग ग्रुप, बहुत जल्दी से बाहर निकलता है, तो यहाँ से एक Cl का आयन बाहर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन लेकर के, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ से नेगेटिव आयन Cl लेकर चला जाएगा बच्चों बाहर, तो क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव आयन बाहर चला जाएगा, आपके पास क्या बचेगा बच्चों, Cl Cl एंड C, और C पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो यहाँ पर आपके पास बना है CCl2, उसे बच्चों कहा जाएगा इंटरमीडिएट, यानी क्या बना आपके पास, कार्बीन, क्या बना बच्चों, कार्बीन, और कार्बन के साथ में कौन है बच्चों, डाइक्लोरो, तो इस स्पीसीज का नाम क्या हो जाएगा, डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है। 2 क्लोरीन यहाँ प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, डाइक्लोरो, और C पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्या बोलेंगे, कार्बिन बोलेंगे, CCl2 2 इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो कार्बिन आपका एक तरह का क्या होता है बच्चों, इंटरमीडिएट होता है, जो रिएक्शन के बीच में स्टेबल स्टेट बनती है आपके पास। मैं आपको बता दूं टोटल 5 टाइप के आपके पास में इंटरमीडिएट्स होते हैं, कार्बोकेटाइन, कार्ब एनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बिन एंड नाइट्रीन, तो उसमें से ये आपके पास बना है बच्चों कार्बिन। तो अगर आपसे अब कोई भी क्वेश्चन पुटअप होता है कि ड्यूरिंग रायमन टीमन रिएक्शन कौन सा इंटरमीडिएट आपका फॉर्म होता है, तो आपके पास बच्चों आंसर होना चाहिए, क्या बनता है बच्चों, कार्बिन इंटरमीडिएट बनता है यहाँ पर, ठीक है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है बच्चों कि जो कार्बिन इंटरमीडिएट यहाँ पे बनता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो बहुत आसान सा सवाल है ये। हाइब्रिडाइजेशन देखो, एक सिग्मा बॉन्ड आपका यहाँ प्रेजेंट है बच्चों, एक सिग्मा बॉन्ड आपका यहाँ प्रेजेंट है, 2 हो गए, एक लोन पेयर प्रेजेंट है आपका यहाँ पर, टोटल 3 हो गए, इसका मतलब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बच्चों, sp2, ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है प्रीवियस चैप्टर के अंदर कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर मीन्स यहाँ पे आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं बच्चों कि रायमन टीमन रिएक्शन के दौरान आपके पास इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बिन बनता है, और उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बच्चों, sp2 होता है। सिंपल सा प्रोसेस समझ लीजिए वापस से, सबसे पहले क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन होगा बेस के साथ, यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा, H+ निकाल देगा, नेगेटिव आयन आ जाएगा, Cl जो आपका यहाँ पर होता है लिविंग ग्रुप है, इजीली बाहर निकल जाएगा, नेगेटिव आयन लेकर के बाहर निकलेगा बच्चों, तो ऑब्वियसली क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो यहाँ पे बचेगा CCl2 आपके पास, राइट। अब अगर मैं यहाँ से समझूं बच्चों इंटरमीडिएट को यानी कि कार्बिन को, तो आपको चीज समझ में आएगी बच्चों, क्या, देखिएगा ध्यान से, सिंपल सी चीज समझ में आएगी आपको यहाँ पे कि जो कार्बिन यहाँ पे गिवन है, इस पे कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 तो हो गए इस बॉन्ड में, 2 हो गए नीचे वाले बॉन्ड में, और 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे है, 6 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है बच्चों। और जब ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है तो ऑब्वियस से बात है कि इसे इलेक्ट्रॉन पेयर की नीड होने वाली है, इस पे इलेक्ट्रॉन हमें डोनेट करवाने पड़ेंगे, समझ में आई बात। इसको इंप्लीमेंट करेंगे थोड़ी देर बाद में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ पहले नॉलेज के तौर पे। चलिए अब हम मेन रिएक्शन पे आते हैं बच्चों आपकी, और वो मेन रिएक्शन क्या है आपके पास कि बच्चों आपके पास गिवन है फिनॉल। स्टार्ट करते हैं। और फिनॉल का नेचर आपको पता है एसिडिक होता है, तो जब भी ये बेस से रिएक्ट करेगा बच्चों तो आपको पता है यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, H+ आयन बाहर निकलेगा, और क्या बाहर निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, और आपके पास क्या बनेगा बच्चों, फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन। क्या बनेगा बच्चों, फिनॉक्साइड आयन। यानी सिंपली पहला प्रोसेस वही है जो आपका कॉल्वे रिएक्शन में था कि एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल होने की वजह से ये अपना H+ आयन डोनेट करेगा और किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, फिनॉक्साइड आयन में। सेकंड स्टेप भी सेम है बच्चों, जैसे ही फिनॉक्साइड आयन बन जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा।
मैं पहले से इसको सही बना देता हूँ ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो आपको बच्चों, है ना, ताकि आपको बॉन्डिंग जो है वो इजीली दिखाई दे सारी की सारी। मैं इसको पहले से यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ये लीजिए। जैसे ही ये अपना ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है इसको, तो यहाँ क्या बनेगा बच्चों, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बनते ही इस कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा बच्चों आपका यहाँ पर, राइट। क्या बन जाएगा इससे, जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आपके पास बनेगी बच्चों वो बनेगी ये वाली। क्या बनेगी, यहाँ डबल बॉन्ड O बन जाएगा, राइट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे चार्ज क्या जाएगा बच्चों, ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन पे रहेंगे बच्चों। तो स्टार्टिंग के दो स्टेप सेम है, रिजेंबल कर रहे हैं आपके कोल्वे के मैकेनिज्म से, कि पहले एसिडिक नेचर होने की वजह से फिनॉल अपना H+ आयन डोनेट करता है, फिनॉक्साइड आयन बनता है। फिनॉक्साइड आयन अपने आप को स्टेबल करने के लिए मोर रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो ऑर्थो पोजीशन पे आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब बच्चों जो आपके पास इंटरमीडिएट बना था कौन बच्चों, CCl2, उससे रिएक्शन होने वाली है, ठीक है। अब क्या होगा कि इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है, राइट, किसको बच्चों, कार्बन को। तो ये अपना नेगेटिव इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव आयन इसको डोनेट कर देगा। ऑलरेडी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, बॉन्ड बन जाएगा और नेगेटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, कार्बन के ऊपर, ठीक है। मैं आपको बता भी चुका हूं कि इंटरमीडिएट जो कार्बन बना है वो आपका 6 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है, तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे करके इसका ऑक्टेट क्या करेगा बच्चों, कंप्लीट करेगा। तो देखिए क्या बन गया आपके पास यहाँ पर, यहां आपके पास बन गया है बच्चों डबल बॉन्ड O, राइट। यहाँ पे बन गया है कार्बन और Cl2 इसके साथ जुड़ा हुआ है, और कार्बन पे जब इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है तो इस पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा आपका, और बाकी डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन पे रहेंगे बच्चों, ठीक है। इतना हो गया आपका, इलेक्ट्रॉन दिए इसने कार्बन को, नेगेटिव चार्ज दिया, तो नेगेटिव आ जाएगा कार्बन के ऊपर, 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में, तो इसका ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। बट स्टिल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होने की वजह से स्टेबल नहीं है बस। अब आपको पता होगा बहुत अच्छे से कि ये यहाँ पे जो कंपाउंड आपका बना हुआ है इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब्ड है, तो ये वापस से अपनी एरोमेटिसिटी को गेन करेगा बच्चों, और गेन करने के लिए बच्चों अपनी आहुति कौन देगा, ये देगा बलिदान, कौन बच्चों, हाइड्रोजन, है ना। बहुत इनोसेंट है, बहुत स्मॉल होता है ना, छोटा होता है, तो हर बार इसको ही अपना बलिदान देना पड़ता है। देखिएगा ध्यान से क्या हुआ यहाँ पर, अब H जो है वापस से ऐसे ब्रेक हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पे बनेगा बच्चों, और ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा किसको बच्चों, इस बॉन्ड को। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा वापस से बच्चों, और ये वाला इलेक्ट्रॉन वापस शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द ऑक्सीजन ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिएगा जरा, समझिएगा जरा क्या क्या बन गया आपके पास में, देखो वापस से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास क्या बन गया है, एरोमेटिसिटी वापस से आ गई है, यहाँ सिंगल बॉन्ड बचा है, O पे वापस से नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब जो H+ यहाँ बना है बच्चों वो अपना बॉन्ड बना लेगा कार्बन के साथ, क्या बन जाएगा, CH, और Cl2 बन जाएगा यहाँ पर आपका, राइट, ठीक है। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था बच्चों कि NaOH जो है यहाँ पे वो एक्सेस में यूज किया जाएगा यहाँ पे टू फॉर्म डिजायर प्रोडक्ट। अब हमें वहां से दोनों Cl को हटाना है, एल्डिहाइड ग्रुप लाना है, तो ऑब्वियसली 2 मोल हम लेंगे किसके, NaOH के। Na पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव, OH पे क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव। यहाँ कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये न्यूक्लियोफाइल आपका OH नेगेटिव, यहाँ से Cl नेगेटिव टूटेगा, यहाँ से Cl नेगेटिव टूटेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव बनेगा। ये दोनों न्यूक्लियोफाइल यहाँ से बाहर जाएंगे, ये दोनों न्यूक्लियोफाइल आपके अंदर जाएंगे, तो ये 2 Cl नेगेटिव 2 Na के साथ बाहर निकल जाएगा 2 NaCl बच्चों, और आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ बन जाएगा आपके पास CH OH, और O पे क्या है बच्चों, नेगेटिव है। अब एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप कभी भी स्टेबल नहीं होते, तो क्या होगा, यहाँ से हल्का सा हीट होगा और क्या बाहर निकल जाएगा बच्चों, H2O, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा बच्चों, एल्डिहाइड ग्रुप बच जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, एल्डिहाइड ग्रुप, CHO। वही कहा था हमने कि एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मेशन आपका होता है ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, राइट। अब एल्डिहाइड बनने के बाद केवल हमें इसको स्टेबल करना है, तो हम करवा देंगे इसको एसिडिफिकेशन, जो कि हमारा लास्ट स्टेप होगा। H+ आयन इस पे रिएक्ट करेगा बच्चों,
और हमारा प्रोडक्ट यहाँ फाइनली बन जाएगा। क्या क्या बन रहा है बच्चों? फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा सैलिसैल्डिहाइड बन जाएगा आपके पास में। क्लियर है? आसान सा मैकेनिज्म है, केवल कंसेप्ट को समझना है कि कंसेप्चुअली हम चल कैसे रहे हैं। सबसे पहले वही हुआ क्लोरोफॉर्म, यहाँ पे OH नेगेटिव आयन की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या बन रहा है? वाटर मॉलिक्यूल। देन आपका Cl बेटर लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा? कार्बन बनेगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ये इंटरमीडिएट है। एज वेल इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने की वजह से ये बिहेव करेगा एज ए एसिड, यहाँ पर आपको इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। सिमिलरली फिनोल जब है किसी बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो यहाँ से एसिडिक नेचर होने की वजह से वाटर बाहर निकलेगा, क्या बनेगा आपके पास बच्चों? फिनॉक्साइड आयन बनेगा, जो स्टेबल होगा थ्रू रेजोनेंस प्रोसेस, तो ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव आएगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा CCl2 को, यहाँ पे आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। एरोमेटिसिटी वापस से गेन करने के लिए H जो है हाइड्रोजन वो अपने इलेक्ट्रॉन वापस देगा इसको, और H+ आयन जुड़ जाएगा C के साथ और वापस से यहाँ पे एरोमेटिसिटी अटेन हो जाएगी। अब क्या करेंगे? दोनों Cl को यहाँ रिमूव करेंगे थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि हम बोल रहे थे कि एक्सेस ऑफ NaOH में रिएक्शन होगी, तो 2 मोल और यूज करेंगे। OH नेगेटिव आयन अंदर जाएगा, Cl बाहर निकलेगा। एक कार्बन पे 2 OH कभी स्टेबल नहीं होते, हीट करेंगे वाटर निकल जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, एंड इन दी एंड एसिडिफिकेशन करने के बाद में हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा बच्चों। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रायमंड टीमान रिएक्शन। बहुत आसान है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस कीजिए विद कॉन्सेप्ट, आपको आसानी से आ जाएगी बच्चों। ठीक है? हालांकि मैकेनिज्म करवाने के लिए क्या कह रहा हूँ मैं आपसे, मैकेनिज्म इसलिए करवाई जा रही है आपको ताकि आपको इसका प्रॉपरली हर चीज़ क्लियर हो कि इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, उसका ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट बनता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, कैसा ये बिहेव करता है, कैसे आपका प्रोडक्ट बनता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे पूरी रायमंड टीमान रिएक्शन को देख लिया है प्रॉपरली। हालांकि कभी भी रिएक्शन अगर आपके सामने आती तो हमें इतना ही आंसर देना होता है, लेकिन मैकेनिज्म पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि आपको हर तरह की नॉलेज रिएक्शन के बारे में हो बच्चों। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं हमारी 4th रिएक्शन पे, जो कि होने वाली है फिनोल की जिंक डस्ट के साथ। ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। कई बार इस पे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं कि व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन फिनोल रिएक्ट विथ जिंक डस्ट। तो यहाँ जिंक डस्ट की अगर हम बात करें बच्चों, तो जिंक डस्ट जो है ना वो आपका बिहेव करता है यहाँ पर एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना? क्या करेगा बच्चों? इसको रिड्यूस करेगा, किसको? फिनोल को। अब फिनोल को रिड्यूस करेगा मतलब खुद कैसा होगा बच्चों? ऑक्सीडाइज होगा। अभी हम बात करेंगे जिंक की, तो जिंक की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0, क्योंकि ये एलिमेंट स्टेट में प्रेजेंट है। अब जिंक क्या करेगा? इस फिनोल में प्रेजेंट ऑक्सीजन एटम को यहाँ से रिमूव कर देगा। लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहेंगे बच्चों? रिडक्शन। कौन कर रहा है? जिंक, तो बोला जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बाहर निकल जाएगा बच्चों? जिंक ऑक्साइड ZnO, और हमारे पास क्या बच जाएगा बच्चों? ओनली बेंजीन बच जाएगा। यहाँ से आप समझ रहे हैं? अब ZnO बनने का मतलब जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई यहाँ पे? x - 2 = 0, यानी कि x पे +2, यानी कि यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है? +2 आ रही है। 0 से +2 बनने का मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज बच्चों ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। तो जो बच्चों सेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है वो हमेशा सामने वाले को रिड्यूस करता है, इसीलिए इसे कहा जा रहा है कि ये यहाँ बिहेव कर रहा है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि अगर हम फिनोल को ट्रीट करते हैं जिंक डस्ट के साथ तो क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा? तो ऑब्वियसली ऑलवेज क्या ऑब्टेन होता है बच्चों? आपको बेंजीन ऑब्टेन होता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेते हैं आपसे कि फिनोल को जिंक में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। बहुत आसान है, फिनोल की रिएक्शन जिंक डस्ट से करवाने पे वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। ठीक है, और कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसे भी गिवन होगा कि फिनोल गिवन है, जिंक डस्ट गिवन है, आपको प्रोडक्ट बनाना है या रिएक्शन को कंप्लीट करना है, तो आपको माइंड में होना चाहिए। ठीक है, कि जब जब फिनोल की रिएक्शन किससे होगी? जिंक डस्ट से, तब तब क्या बनेगा बच्चों? आपके पास बेंजीन बनता है, एज अ प्रोडक्ट बनता है। अब देखिए नेक्स्ट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या आपकी आती है? ऑक्सीडेशन। ये हो गई रिडक्शन आपकी, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। क्या कह रहा है आपसे कि जब भी फिनोल क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में, जब भी फिनोल क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में
ऑक्सीडाइज होता है तो आपको प्रोडक्ट क्या देता है बच्चों, बेंजोक्विनोन प्रोडक्ट देता है आपको। यानी ये रहा आपके पास बच्चों फिनोल, राइट, ठीक है। और इस फिनोल की रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं बच्चों, क्रोमिक एसिड के साथ, ठीक है। CrO3 ले सकते हैं। NCERT की बात करें तो वहाँ पे सोडियम डाइक्रोमेट गिवन है, जो खुद भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। साथ में यहाँ पे क्या लेते हैं बच्चों, H2SO4 लेते हैं, जो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, एज वेल एज ये भी आपका क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हमेशा फिनोल को ट्रीट किया जाता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनता है बच्चों, बेंजोक्विनोन। क्या बनता है, बेंजोक्विनोन। अब बहुत सारे बच्चों को ये बहुत डिफिकल्टी होती है कि एग्जैक्टली ये यहाँ से बन कैसे गया, है ना। तो इसको मैं आपको यहाँ पे प्रॉपरली सॉल्व करवाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ कि एग्जैक्टली इस रिएक्शन में फिनोल से बेंजोक्विनोन कैसे फॉर्म होता है। एक चीज इससे पहले मैं आपको बता दूं, रिडक्शन हो, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो, ये मोस्टली आपके प्रोसीड करती हैं बच्चों फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। किससे करती हैं बच्चों, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए हम बात करने वाले हैं इसकी हल्की सी मैकेनिज्म के बारे में। क्या रिएक्शन है बच्चों, रिएक्शन बहुत सिंपल है कि जब आप फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ बच्चों, क्रोमिक एसिड के साथ करवाते हैं, तो आपके पास क्या बनता है बच्चों, आपके पास बनता है बेंजोक्विनोन। देखते हैं कैसे बन रहा है, ठीक है। वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क, बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स पे आप देखेंगे कहीं भी आपको इसका प्रॉपरली रीजन गिवन नहीं होगा। मैं यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आप लोगों को कि एग्जैक्टली फिनोल से बेंजोक्विनोन कैसे ऑब्टेन किया जाता है। तो प्रोसेस कैसा है बच्चों, ऑक्सीडेशन है, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपका होने वाला है। सब बच्चे समझते होंगे कि फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है, जहाँ बॉन्ड कोई भी दो एटम के बीच प्रेजेंट है वो आपका ब्रेक होता है होमोलाइटिकली, यानी कि एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल आपका यहाँ, ठीक है। इस तरह के फिजन को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के ब्रेकिंग को क्या बोलते हैं, होमोलाइटिक फिजन। और उससे हमेशा क्या बनता है बच्चों, फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं आपके। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करूं अगर मैं आपको CrO3 यानी क्रोमिक एसिड के बारे में, तो हमें साफ साफ नजर आता है कि ये बच्चों होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, राइट। समझ में आती है बात आपको। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा और सेल्फ क्या होगा बच्चों, रिड्यूस होगा। सेल्फ क्या होगा, रिड्यूस होगा। इसका सिंपल मतलब है कि ये अपने अंदर से बाहर क्या निकालेगा, ऑक्सीजन। क्या बाहर निकालेगा बच्चों, ऑक्सीजन। किस फॉर्म में बाहर निकालेगा बच्चों, नेसेंट यानी सिंगल ऑक्सीजन के फॉर्म में बाहर निकालेगा। तो अपने अंदर से ये ऑक्सीजन को बाहर निकालता है बच्चों, जो कि आपस में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने से क्या बना लेते हैं, ऑक्सीजन गैस बना लेते हैं, राइट। क्या बना सकते हैं, ऑक्सीजन गैस। बट अगर मैं क्रोमिक ऑक्साइड की बात करूं बच्चों, तो ये आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब सेल्फ क्या होगा, रिड्यूस होगा। अगर रिड्यूस होगा तो अपने अंदर से ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, जो कि नेसेंट ऑक्सीजन के फॉर्म में है। तो सीधे से समझाया तो क्या हुआ बच्चों, कि क्रोमिक ऑक्साइड इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये इसे ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन के दो ही मीनिंग निकलते हैं बच्चों, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो कि क्रोमिक ऑक्साइड दे रहा है फिनोल को, या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है। और दोनों ही प्रोसेस यहाँ पे होंगे बच्चों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो देखिएगा ध्यान से कैसे रिएक्शन हो रही है आपके यहाँ पे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं किससे बच्चों, फिनोल से, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले फिनोल में देखेंगे यहाँ पे O और H का जो मॉलिक्यूल है इसके बीच आपका फ्यूजन होगा बच्चों, कौन सा, होमोलाइटिक। जैसे ही होमोलाइटिक फ्यूजन यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन H पे जनरेट होगा, एक इलेक्ट्रॉन आपका O पे जनरेट होगा, ठीक है। समझ गए। चलो एक बार फिर से वापस से मैं आपको बता दूं कि इसकी प्रॉपर बॉन्डिंग दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर को हम प्रॉपरली बना लेते हैं, ठीक है। ये डबल बॉन्ड यहाँ लगाते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, ठीक है।
वैसे पहले स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, लेकिन थोड़ा बॉन्डिंग को प्रॉपर्ली दिखाने के लिए मैंने इसको वापस से यू बनाया है। ठीक है, अब हमें सिंपल सा पता है कि फिनोल के अंदर हर पोजीशन पे, इस कार्बन को छोड़ दीजिए, यहाँ पे ऑलरेडी 4 वैलेंसी पूरी है, हर पोजीशन पे आपका एक हाइड्रोजन एटम अवेलेबल होता है। एज पर आई से ऑलरेडी टू यू कि यहाँ क्रोमिक ऑक्साइड जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या डाइक्रोमेट अगर लगेंगे तो वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना बच्चों, तो ये इसके अंदर से हाइड्रोजन भी बाहर निकालेगा और ऑक्सीजन भी ऐड करेगा। देखिए ध्यान से, अब क्या होगा बच्चों, यहाँ से एक रेडिकल यहाँ जनरेट हुआ आपका और एक हाइड्रोजन आपका बच्चों यहाँ से ब्रेक होने वाला है। तो एक रेडिकल यहाँ जनरेट हो जाएगा बच्चों और एक आपका इस कार्बन पे जनरेट हो जाएगा। क्लियरली समझ में आ रहा है आपको ये बात अच्छे से? एक हाइड्रोजन आपका यहाँ से टूटेगा फ्री रेडिकली, एक हाइड्रोजन आपका यहाँ से टूटेगा फ्री रेडिकली। अब इतना ब्रेक होने के बाद क्या देखते हैं हम? इतना ब्रेक होने के बाद क्या देखेंगे कि जो ऑक्सीजन, सबसे पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों ऊपर वाले पार्ट को, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप। सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं ऊपर वाले पार्ट को, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड आपका प्रेजेंट है, यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ ये है। ऑक्सीजन पे क्या आ चुका है बच्चों? फ्री रेडिकल। अब ऑक्सीजन पे अगर फ्री रेडिकल जनरेट हो गया है तो ये स्टेबल नहीं है, बट चाहेगा अपने आप को स्टेबल करना बच्चों, इतना तो पक्का पता है, क्योंकि केमिस्ट्री में हर कंपाउंड चाहता है अपने आप को स्टेबल करना। तो अब स्टेबल करने के लिए क्या होगा बच्चों, यहाँ से ये टूट चुका है क्या आपका? बिल्कुल टूट चुका है ये बॉन्ड। तो इस कार्बन पे भी क्या बना हुआ है? एक रेडिकल बना हुआ है आपका, ठीक है। अब इसको स्टेबल करने के लिए क्या होगा बच्चों, यहाँ से ये वाला पाई बॉन्ड जो आप देख रहे हैं, ये वाला पाई बॉन्ड आपका डिसोशिएट होगा होमोलाइटिकली। जैसे डिसोशिएट होगा यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों? रेडिकल। यहाँ क्या बनेगा? रेडिकल। अब ये रेडिकल जो है बच्चों वो इसके साथ क्या हो जाएगा? कंबाइंड। दोनों के बीच क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। देख पा रहे हैं आप? बना रहा हूं मैं आपके सामने, ठीक है। ये डीलोकलाइजेशन हो गया एक तरह से इलेक्ट्रॉन का। क्या बना यहाँ पे? डबल बॉन्ड ओ बन गया है और एक रेडिकल आपका यहाँ बन गया है। एक डबल बॉन्ड आपका यहाँ प्रेजेंट है, एक डबल बॉन्ड आपका यहाँ प्रेजेंट है और ऑब्वियसली एक रेडिकल आपका यहाँ पर भी है, ठीक है। अब इस रेडिकल को स्टेबल करने के लिए, ये जो रेडिकल यहाँ पे आपका जनरेट हुआ है, इस रेडिकल को स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? इस वाई वाले पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। जैसे ब्रेक कर देंगे तो एक रेडिकल यहाँ जनरेट होगा और एक रेडिकल यहाँ जनरेट हो जाएगा आपका। समझ में आ रहा है आपको प्रॉपर्ली? ठीक है। रेड वाला रेडिकल जनरेट कब हुआ था? जब आपका यहाँ पे एच ब्रेक हुआ था। व्हाइट वाला रेडिकल आपको दिख रहा होगा, ये जनरेट कब हुआ है? जब यहाँ से पाई बॉन्ड को मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब हम समझ सकते हैं कि ये रेडिकल और ये रेडिकल मिलके आपस में यहाँ क्या बना लेंगे बच्चों? बॉन्ड बना लेंगे। देखो क्या बना, स्ट्रक्चर समझिएगा बड़े ध्यान से। यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, इस रेडिकल और इस रेडिकल के कॉम्बिनेशन से एक बॉन्ड और बन जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड आपका ऑलरेडी प्रेजेंट है बच्चों। यहाँ दो रेडिकल बन चुके हैं आपके पास, यहाँ डबल बॉन्ड ओ बन चुका है आपके पास, राइट। समझ में आ गया इतना? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हमें पता है कि क्रोमिक ऑक्साइड ने यहाँ पे आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड किए थे नेसेंट फॉर्म में। वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आपके पास यहाँ आ जाएगा बच्चों। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है। टोटल तो कितने आपको पता है? 6 है, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन कोई भी इनके साथ क्या करेगा बच्चों? बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों? आपके पास फाइनली यहाँ पर क्या बन जाएगा? बेंजो क्विनोन आपका बन जाएगा। बेंजो किसे बोल रहे हैं? जब बेंजीन से दो आपकी रेडिकल बाहर निकल जाते हैं, दो वैलेंसी फ्री हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? बेंजो बोलते हैं। ये पोजीशन जो आपकी कहलाती है क्वीन पोजीशन होती है, पैरा पोजीशन जो बनती है। और कीटोनिक ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे बच्चों? उसका सफिक्स क्या होता है? ओन। तो बोलेंगे बेंजो क्विनोन, बेंजो क्विनोन। समझ में आ गया बच्चों? इस तरह से आपका यहाँ पर क्या बनता है? बेंजो क्विनोन बनता है एज अ प्रोडक्ट। अब इसके बाद अगर बात करें बच्चों, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन आपका फ्री हुआ था, यहाँ से एक हाइड्रोजन फ्री हुआ था। अब ये दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे बच्चों? आपको समझ में आएगा। ये दोनों हाइड्रोजन फ्री रेडिकल जनरेट कर रखा है इन्होंने, और एक नेसेंट ऑक्सीजन हमारे पास में और अवेलेबल है बच्चों। अब वो ऑक्सीजन क्या करेगा बच्चों? उसके पास कितने टोटल इलेक्ट्रॉन? 6 हैं। एक बच्चों इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, एक बच्चों इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों? H बॉन्ड O बॉन्ड H, यानी कि H2O बन जाएगा आपके पास। क्या बन जाएगा? H2O। यानी प्लस में हमारे पास बाहर क्या निकलेगा बच्चों? वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा।
अब पूरे प्रोसेस को अगर आप ध्यान से समझेंगे देखेंगे तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि यहाँ से H2 रिमूव होता है बच्चों और एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड होता है, उसके करस्पॉन्डिंग से आपके पास क्या बनता है, बेंजोक्विनोन बनता है एज अ प्रोडक्ट। बहुत सिंपल है, ठीक है, समझ में आया। आई थिंक सो फर्स्ट टाइम आपकी डिफिकल्टी दूर हो गई होगी कि हाँ कैसे फिनोल से आपके पास बेंजोक्विनोन बनता है बच्चों। चलिए इसके बाद हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि आपका है सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल। यानी देखा जाए तो हमारे पास फिनोल की जितनी भी केमिकल रिएक्शंस थी वो सारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं बच्चों, और अब हम पढ़ने वाले हैं कमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल्स। बेसिकली यहाँ पे दो टाइप के कमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल्स आपको देखने को मिलते हैं सिलेबस में, एक आपका है मीथेनॉल और एक आपका है इथेनॉल, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों वो कौन सा आपका मीथेनॉल है, कौन सा है, मिथेनॉल। मिथेनॉल का मतलब मैथ का मतलब बच्चों होता है एक कार्बन और ऑल का मतलब अल्कोहल, तो इसका जनरल फॉर्मूला या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, CH3OH, ये रहा आपका मिथेनॉल। इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, एक और नाम से वुड स्प्रिट के नाम से बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, बिकॉज ये प्रोड्यूस होता है बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, यानी वुड का डिस्टिलेशन करने पर हमें जो लिक्विड फॉर्म में केमिकल ऑब्टेन होता है दैट इज कॉल्ड एज मिथेनॉल, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज वुड स्प्रिट। क्या बोलते हैं बच्चों, वुड स्प्रिट बोलते हैं, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें कि इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है बच्चों, तो मैं आपको सिंपली समझा दूं कि जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के साथ में रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnOCr2O3 एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। टेम्परेचर कैसा लिया जाएगा बच्चों, हाई, और प्रेशर तो बिल्कुल हाई होना ही चाहिए बच्चों, क्योंकि दोनों जो रिएक्टेंट को आप कंबाइंड कर रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं, वो दोनों किस फॉर्म में है बच्चों, गैसियस फॉर्म में है, राइट। तो कितने कार्बन यहाँ पर आपके पास, 1 कार्बन, ऑक्सीजन अवेलेबल है, हाइड्रोजन अवेलेबल है, कंबाइंड करेंगे तो आपके पास किसका ऑब्टेन हो जाएगा बच्चों, मीथेनॉल का। अब मिथेनॉल में कितने हाइड्रोजन, टोटल 4 हैं, इसका मतलब बैलेंस करेंगे तो कितने मोल यूज करेंगे, 2 मोल यहाँ पे यूज करने वाले हैं, राइट। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल या एक मोल 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस से हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर में इन द प्रेजेंस ऑफ ZnOCr2O3 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो आपके पास में बनता है बच्चों मिथेनॉल एज अ प्रोडक्ट। लिखा है यहाँ पे, मिथेनॉल इज प्रोड्यूस बाय द कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या कर रहे हैं हम, हाइड्रोजनेशन, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड पे क्या ऐड कर रहे हैं बच्चों, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ ZnOCr2O3 एज ए कैटलिस्ट बच्चों, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं आफ्टर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हमने बना लिया यहाँ पे मिथेनॉल को। अब हम देखेंगे फटाफट से इसका क्या, हम देखने वाले हैं कहीं ना कहीं कि एग्जैक्टली मिथेनॉल का इम्पैक्ट क्या होता है हमारे, और मिथेनॉल का यूजेस क्या होता है, ठीक है। जो भी कमर्शियली आपके यहाँ पे अल्कोहल हम लोग पढ़ने वाले हैं उनकी 3-4 चीज़ें हमारे पास इंपॉर्टेंटली हमें पढ़नी चाहिए। वो क्या क्या पढ़नी चाहिए बच्चों, पहला कि उसका इंट्रोडक्शन, उसका फॉर्मूला, सेकंड कि उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, थर्ड कि उसका क्या इम्पैक्ट है ना, कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारी बॉडी पर या और चीज़ों पर, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है उस चीज़ का। द फोर्थ वन इज़ कि उसके यूजेस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ वो काम में आता है। इस तरह से 4-5 पार्ट अगर आप इस टॉपिक के पढ़ लेते हैं तो आपका ये टॉपिक यहाँ पे पूरी तरह से कवर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगर हम बात करें मिथेनॉल के बारे में बच्चों, तो आपने सुना होगा कि न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ते होंगे आप लोग कि पॉइजनस वाइन या पॉइजनस शराब पीने से इतने लोग मर गए, इतने लोगों में अंधापन आ गया। तो एग्जैक्टली वो क्या है, जहरीली शराब होने का मतलब होता है एग्जैक्टली वो आपका मिथेनॉल है जो ड्रिंकेबल नहीं है। और मिथेनॉल अगर हमारी बॉडी में जाता है तो वो हमारे बॉडी में एज अ पॉइजन वर्क करता है, उससे हमारे पास में ब्लाइंडनेस आ सकती है और कभी कभी ज़्यादा क्वांटिटी में जाने पर वो डेथ भी कर सकता है बच्चों, डेथ कोज करता है, ठीक है। तो इंजेक्शन ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिथेनॉल कैन कॉजेज ब्लाइंडनेस। अगर थोड़ी बहुत क्वांटिटी भी मिथेनॉल की बॉडी में चली जाए तो वो इतना पॉइजनस होता है बच्चों कि उससे आपको ब्लाइंडनेस आ सकती है, अंधापन आ सकता है। लार्ज क्वांटिटी कैन कॉजेज इवन डेथ। समझ में आया। इसके अलावा मिथेनॉल का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क क्या होता है, यूज क्या होता है बच्चों, तो मैं आपको बता दूं कि वो आपका एज अ सॉल्वेंट काम करता है पेंट्स वगैरह में। जो हम वॉल पे पेंट करते हैं बच्चों, तो उस पेंट के पार्टिकल्स को, डाई पार्टिकल्स को डिजोल्व करने के लिए हम लोग मिथेनॉल को एज ए यूज करते हैं। आप लाते हो ना बच्चों बोतल, स्प्रिट की बोतल लाते हो, पेंट मिलाते हो उसके अंदर, उसको डिजोल्व करते हो, फिर पेंट करते हो, राइट। तो वो एग्जैक्टली कौन है बच्चों, मिथेनॉल, जिसे हम वुड स्प्रिट कह रहे हैं बच्चों।
तो मिथेनॉल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन पेंट वर्निसेस एंड चीफली यूज्ड फॉर मेकिंग फॉर्मेल्डिहाइड। एक बात यहाँ पर आई आपके सामने बच्चों कि फॉर्मेल्डिहाइड भी इससे बन सकता है। कैसे बनेगा देखो मैं बताता हूँ आपको। जब आप मिथेनॉल को क्या कर देंगे बच्चों, ऑक्सीडाइज कर देंगे, सॉरी रिड्यूस कर देंगे, सही है, एक सेकेंड, H2 निकालेगा ना, हाँ ठीक है, ऑक्सीडाइज कर देंगे इसको, ठीक है। जब आप मिथेनॉल को क्या करेंगे बच्चों, ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे ऑक्सीडाइज करेंगे बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया भी है जस्ट प्रीवियस में लेक्चर के अंदर, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा बच्चों, एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, एक हाइड्रोजन, एक H निकलता है आपका OH ग्रुप से और सेकंड निकलता है आपका इसके जस्ट पास वाले कार्बन से। जब दोनों हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएंगे बच्चों तो आपके पास क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपली समझ में आया कि मिथेनॉल का यूज ऑल्सो होता है किसके अंदर, फॉर द प्रिपरेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, जो ऑब्टेन होता है बाय द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। और इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास में क्या होती है बच्चों, एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं जो कि आपका PCC भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। चलिए, और हाँ, इसके अलावा आप कॉपर विथ 573 केल्विन भी यूज कर सकते हैं डिहाइड्रोजनेशन यानी H2 को रिमूव करने के लिए बच्चों। चलिए, इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं बच्चों हमारे सेकंड इंपॉर्टेंट कमर्शियली कंपाउंड पे, जो कि आपका है बच्चों क्या, इथेनॉल। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल, 2 कार्बन होंगे, इसका मतलब C2H5OH ये आपका बनने वाला है, ठीक है। अगर हम बात करें इथेनॉल को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो ऑब्वियसली बच्चों क्या होता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस। किससे ऑब्टेन होता है बच्चों, फर्मेंटेशन से, यानी इथेनॉल जो है वो आपका ऑब्टेन होगा कमर्शियली बाय द फर्मेंटेशन एंड ओल्डेस्ट मेथड फॉर द सुगर। मैं सिंपली बात करूं तो आपको समझा दूं यहाँ पर कि सुगर जो है ना वो कंटेन करता है बच्चों क्या, ग्लूकोज, ठीक है। और वो ग्लूकोज बनता कैसे मैं आपको समझा दूं, सुगर यानी सुक्रोस होता है बच्चों, और सुक्रोज का एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है C12H22O11। अब ये यहाँ पर क्या करता है, C12H22O11 जो आपके पास है सुक्रोस, उसको हम करते हैं बच्चों हाइड्रोलाइसिस। क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस, यानी कि वाटर ऐड करते हैं इसके अंदर। और जब वाटर इसके अंदर ऐड करते भी हैं हम लोग, तो वो कैसे करते हैं, वो समझने वाली बात है यहाँ पर कि वो करते हैं बच्चों अपन किसकी प्रेजेंस में, इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है। H2O ऐड करते हैं यहाँ पे। जैसे ही वाटर ऐड करेंगे तो ये मॉलिक्यूल टूट जाएगा। हम जानते भी जब चीनी को पानी में घोलते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है, डिजोल्व हो जाता है। और किस में ब्रेक होता है, C6H12O6 प्लस C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, राइट। जब आप बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे ना तो वहां पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों आपके मोनोसैकेराइड्स हैं, जबकि सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड। तभी तो ये दो सिंपल मोनोसैकेराइड्स में ब्रेक हो रहा है आफ्टर हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो ये ग्लूकोज जो हमारे पास बनता है बच्चों, इस ग्लूकोज को हम क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं। क्या करते हैं, फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन एक बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप लोगों ने देखा है घरों में। जब हम लोग क्या बनाते हैं बच्चों, इडली बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसे उसे फर्मेंट करवाते हैं। पहले सूजी का जो घोल बनता है उसको फर्मेंट करवाया जाता है, पहले ईस्ट की प्रेजेंस में करवाते हैं, या आप लोग घर पे इनो वगैरह डालते हो, उससे फर्मेंटेशन होता है। केक वगैरह जो बनता है उसमें फर्मेंटेशन होता है बाय बेकिंग सोडा, आपने सुना होगा है ना, NaCO3। तो एग्जैक्टली क्या होता है, वहां पर उसको सॉफ्टनेस देने के लिए यूज किया जाता है। तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस का सिंपल मतलब होता है बच्चों, लॉस ऑफ CO2 गैस। समझ में आया, चाहे वो आप इडली बना रहे हो, चाहे केक बना रहे हो, चाहे आदि अदर प्रोसेस कर रहे हो, फर्मेंटेशन का एक ही मतलब है कि जिस भी एंजाइम, यानी जनरली क्या करते हैं बच्चों, जाइमेज एंजाइम यूज करते हैं, ठीक है, ईस्ट की प्रेजेंस में करते हैं। जैसे ही ईस्ट वहां डालते हो आप, तो वहां से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलना स्टार्ट होती है और वो फर्मेंट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उससे सॉफ्टनेस आती है बच्चों। चलो देखते हैं, जैसे ही आपके पास क्या बना बच्चों, ग्लूकोज बना C6H12O6। तो इसे आप क्या करते हैं बच्चों, जाइमेज एंजाइम यानी कि ईस्ट की प्रेजेंस में आप क्या करते हैं, फर्मेंट करते हैं इसको। फर्मेंटेशन करने से यहाँ पे बच्चों जितने भी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 गैस होगी वो निकल जाएगी। कितना मोल निकल जाएगा बच्चों, 2 मोल CO2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। और CO2 निकलने के बाद हमारे पास क्या बचता है बच्चों, C2H5OH। कितने मॉलिक्यूल बचेंगे बच्चों, 2, यानी क्या बन जाएगा आपके पास, इथेनॉल बन जाएगा, राइट।
ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर, सबसे पहले आपने लिया शुगर, उसे हाइड्रोलाइज किया इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बन जाएगा। और जो ग्लूकोज बनता है शुगर से, उस ग्लूकोज को हम करवाते हैं फर्मेंट जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ईस्ट की प्रेजेंस में। फर्मेंटेशन वर्ड का मतलब होता है लॉस ऑफ CO2 गैस, बबल्स के फॉर्म में बाहर निकलती है और आपके पास क्या बन जाता है, इथेनॉल बन जाता है, जो ड्रिंकेबल होता है बच्चों। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, देखो पढ़िए इस बात को। द शुगर इन शुगर केन, यानी गन्ने में जो शुगर होती है और फ्रूट्स में जो शुगर होती है या ग्रेप्स में होती है, इन सभी से बच्चों इथेनॉल बनाया जाता है। इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, हो गया कन्वर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम इन्वर्टेज। मतलब जिस भी जगह पे आपका सुक्रोज प्रेजेंट होता है, चाहे वो ग्रेप्स हो, फ्रूट्स हो, शुगर केन हो, उसे हाइड्रोलाइज करते हैं इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में, जिससे क्या बनता है बच्चों, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। एंड देन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज अंडरगो फर्मेंटेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर एंजाइम, क्या बोल रहे हैं उसे, जाइमेज, जो कि आपका फाउंड होता है किसमें बच्चों, ईस्ट के अंदर। और उसको फर्मेंट करने से कौन सी गैस निकलेगी, CO2, क्या बनेगा, इथेनॉल। इथेनॉल बेसिकली क्या होता है बच्चों, आपका एक कलरलेस लिक्विड होता है और इसको भी एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाता है पेंट इंडस्ट्री के अंदर बच्चों। ठीक है, और इसके अलावा क्या देख रहे हैं, इसके अलावा आप इसको यूज करते हैं प्रिपरेशन एंड नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, चलो ये तो आसान बात है। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की यहाँ पे, तो वो आपका आता है डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल। एग्जैक्टली अगर मैं बच्चों इस वर्ड के बारे में बात करूं आपसे, तो डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है, नेचुरल प्रॉपर्टी का लॉस होना। ठीक है, यानी कोई अपनी अगर अपनी नेचुरल प्रॉपर्टी को खो दे, लॉस कर दे उसका, तो उसे हम कहेंगे डीनेचुरेशन। राइट, जैसे मैं कहूँ कि बच्चों आपके पास मिल्क है, ठीक है, अब उस मिल्क को हम पी रहे हैं, तो उसमें उसके नेचुरल प्रॉपर्टीज हैं। अब तुम उस मिल्क में दही मिला दोगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा नेक्स्ट डे आपका दही प्रिपेयर हो जाएगा, कर्ड प्रिपेयर हो जाएगा। थोड़ा सा दही मिलाया तो उससे उसकी पीएच चेंज हो गई, पीएच चेंज होने से उसका क्या बन गया, कर्ड में कन्वर्जन हो गया। अब आप बता सकते हो क्या, क्या दही में वास्तव में वही प्रॉपर्टी होंगी जो पहले मिल्क में थी, नहीं होंगी। एग्जैक्टली क्या हुआ कि मिल्क ने अपनी नेचुरल प्रॉपर्टी को खो दिया। दिस इज कॉल्ड एज डीनेचुरेशन बच्चों, इसी को डीनेचुरेशन कहा जाता है ना। हालांकि मिल्क का मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो प्रोटीन का होता है, तो उसे प्रोटीन का डीनेचुरेशन कहेंगे। फिलहाल हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं अल्कोहल के डीनेचुरेशन पे। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ बच्चों, कि मान लो आपके पास अल्कोहल है और ऑब्वियसली वो ड्रिंकेबल है, लेकिन इस अल्कोहल में अगर आपने कोई एनी अदर केमिकल सब्सटेंस को मिक्स कर दिया, लाइक कॉपर सल्फेट मिक्स कर दिया या पिरिडीन मिक्स कर दिया, तो ऐसा करने से क्या होगा, ये अपनी नेचुरल प्रॉपर्टी खो देगा और ये अल्कोहल अब क्या हो जाएगा बच्चों, नॉट ड्रिंकेबल। अब ये आपका ड्रिंकेबल नहीं रह जाएगा, तो इसका मतलब हो गया ये कहलाएगा आपका डीनेचुरेशन। क्या कहलाएगा बच्चों, डीनेचुरेशन। समझ में आया आपको, ठीक है, कि जब भी किसी केमिकल सब्सटेंस के अंदर उसकी टेम्परेचर चेंज करें, पीएच चेंज करें या कुछ एनी अदर केमिकल सब्सटेंस मिला दें जिससे वो अपनी नेचुरल प्रॉपर्टी खो दे, उस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। क्या लिखा है देखो, द कमर्शियल अल्कोहल इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय मिक्सिंग इन इट सम कॉपर सल्फेट एंड पिरिडीन। जब हम कमर्शियली ऑब्टेन अल्कोहल के अंदर ये सब केमिकल्स मिला देंगे तो उससे अल्कोहल अनफिट हो जाएगा फॉर द ड्रिंकिंग। इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। कई बार बच्चों एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आपका है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपका अल्कोहल एंड फिनॉल जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों किस पे, क्वेश्चंस पे जो एनसीईआरटी से बिलोंग करेंगे, एसएसएन रीजन क्वेश्चंस पे, और साथ ही साथ हम बात करेंगे पीवाईक्यू जो नीट एग्जाम में पूछे गए हैं उनके ऊपर। चलिए, इसी सीरीज में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है बच्चों, कि राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस। कि कुछ यहाँ पे आपको रिएक्शंस गिवन है, उनसे क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा वो आपको बताना है बच्चों। सबसे पहला रिएक्शन क्या बच्चों, मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनॉल। चलिए बहुत आसानी से कर लेंगे क्वेश्चंस को। 3 मिथाइल फिनॉल का मतलब हो गया बच्चों, पहले आप फिनॉल बनाइएगा। अब इसकी सेकेंड फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, यानी थर्ड पोजीशन पे क्या लगाना है आपको, थर्ड पोजीशन पे लगाना है आपको मिथाइल ग्रुप यानी कि CH3। अब ये कहना चाहता है बच्चों, इस पे आपको नाइट्रेशन करवाना है, वो भी कैसा वाला, मोनो मतलब सिंगल नाइट्रेशन।
तो ऑब्वियसली नाइट्रेशन के लिए रिएजेंट क्या यूज करेंगे, HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है बच्चों, NO2 पॉजिटिव होता है। सारे के सारे नाइट्रेशन प्रोसेस है देखो, तो क्लियरली समझ में आना चाहिए कि HNO3 स्ट्रक्चर क्या होगी, OH NO2, यहाँ से टूटेगा OH पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव बनेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन है आपका, NO2 होने वाला है। अब NO2 सिंगली जोड़ना आपको, तो बच्चों सिंपल सी बात है, OH ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बेंजीन रिंग को, इसे एक्टिवेट करता है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफाइल होगा और सब्स्टिट्यूट भी होगा, लेकिन किस पोजीशन पे होगा, जब हम इसका रेजोनेंस देखते हैं, हमने देखा प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में, तो कहाँ बनता है बच्चों, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बनता है। तो इसकी ऑर्थो पोजीशन कौन सी है बच्चों, ये वाली, राइट, और इसकी पैरा पोजीशन कौन सी है बच्चों, ये वाली। ये ग्रुप की बात करें तो ये भी कैसा है बच्चों, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, तो इसका ऑर्थो ये रहा, इसका पैरा ये रहा, मतलब इन दोनों पोजीशन पे आपका नाइट्रेशन हो जाएगा। तो सिंपली आंसर क्या बनेगा बच्चों, आंसर आपके पास बनेगा या तो NO2 ग्रुप यहाँ जोड़ेगा जो कि OH ग्रुप के लिए ऑर्थो है और CH3 के लिए पैरा है, या फिर आपका आंसर बच्चों कहाँ बनेगा, NO2 ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा आपके पास में, जो कि OH ग्रुप के लिए तो क्या हुआ बच्चा, पैरा हो गया, और CH3 के लिए क्या हो गया, ऑर्थो हो गया। तो ये दोनों आंसर आपके राइट होने वाले हैं। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या करवा रहा है बच्चों आपसे, डाइनाइट्रेशन, यानी यहाँ पे 2 बार NO2 ग्रुप को ऐड करना है, वो भी किस पे, 3 मिथाइल फिनोल, यानी सेम सब्सटेंस पे। चलो बच्चों कर लेते हैं, HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अब डाइनाइट्रेशन करेंगे तो बच्चों कहाँ होगा, ऑब्वियसली इन्हीं दो पे होगा, यहाँ पे भी हो जाएगा और यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार आंसर आपको दो नहीं देने, केवल एक देना है, और वो आंसर क्या हो जाएगा आपका बच्चों कि क्या हो जाएगा बच्चों, आपको फिनोल के रेस्पेक्ट में एक बार NO2 ग्रुप जोड़ देना है ऑर्थो पे, एक बार जोड़ देना है पैरा पे, और CH3 के रेस्पेक्ट में भी बच्चों ये इस पे हो गया पैरा पे और ये हो गया ऑर्थो पे, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मीथेनोएट। सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से। फिनाइल का मतलब होता है बच्चों C6H5, इतना होता है बच्चों। ये तो बेंजीन हुई, बेंजीन से एक रेडिकल निकल जाएगा या फ्री वैलेंसी कर देंगे तो बच जाएगा C6H5, जिसे हम बोलेंगे फिनाइल, राइट। अब इस पे क्या है, मिथेनोएट है, मिथेन का मतलब बच्चों एक कार्बन होता है, ओएट का मतलब क्या होता है बच्चों, एस्टर ग्रुप हो गया, तो ये R मान लेते हैं, R C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसे एक कार्बन मानेंगे तो मिथेन बोल देंगे, OH ये हो गया आपका, और ये फिनाइल ग्रुप आपका यहाँ पर हो जाएगा, तो ये एस्टर हो गया। अब इसका हमें क्या करना है बच्चों, मोनोनाइट्रेशन, यानी केवल एक बार हमें इस पे HNO3 ऐड करना है, तो ये लीजिए HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। यहाँ पे नाइट्रेशन जब करवाएंगे तो यहाँ से कौन सा निकलेगा इलेक्ट्रोफाइल बच्चों, NO2 पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, डिपेंड किस पे करेगा, इस पे, तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट क्या, ओहो हो बच्चों छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर हुई, देखिए RC डबल बॉन्ड OR, ओके ओके ओके, इरेजर, देखिएगा ध्यान से बच्चों, इसको यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं अपन, OC डबल बॉन्ड O RC डबल बॉन्ड OR, राइट, ठीक है। क्या देख पा रहे हैं कि जैसे ही ऑक्सीजन में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो रेजोनेंस की वजह से अगेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर मैक्सिमम आएगी बच्चों, ऑर्थो एंड पैरा पर, जिसमें से मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको पता है, पैरा वाला। तो ऑब्वियसली आंसर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास, इसके और पैरा पोजीशन जहां पर हम बात कर रहे हैं वहां पर कौन जुड़ जाएगा आपका बच्चों, वहां पर जुड़ जाएगा आपके पास कौन, NO2 ग्रुप, यानी नाइट्रेशन जो होगा वो आपका पैरा पोजीशन पे हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि जो एस्टर ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है वो आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है बच्चों, ठीक है, हो गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों आपका कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के इंटेक्स में गिवन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये भी आपका एनसीईआरटी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है बच्चों, गिव स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट, गिव स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट यू वुड एक्सपेक्ट व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल रिएक्ट्स। यानी कि हम कहना चाह रहे हैं कि जो अल्कोहल नीचे गिवन है आपको कौन कौन बच्चों, ब्यूटेन 1 ऑल एंड 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल,
ये दो एल्कोहल आपको गिवन है, इनकी रिएक्शन अगर हम करवाते हैं HCl ZnCl2 HBr और SOCl2 के साथ, तो क्या क्या प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक मैं करवाता हूँ, एक आपको करना है, चलो देखते हैं। सबसे पहले आप लेंगे बच्चों क्या, फर्स्ट ब्यूटेनॉल यानी कि CH3 CH2 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 OH। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन सैचुरेट होगा, OH ग्रुप लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन 1ऑल। अब बच्चों इसकी रिएक्शन अगर आप करवाते हैं HCl ड्राई ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो आपको पता ही है यहां से क्या टूटेगा बच्चों, आपका H पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव आयन। ये कौन हुआ बच्चों, एसिडिक मीडियम, तो आपको पता लग गया कि ये बिहेव करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा बच्चों, CO बॉन्ड, नेगेटिव पॉजिटिव, H प्लस आयन चला जाएगा बच्चों किसके ऊपर, H प्लस आयन चला जाएगा OH के ऊपर, क्या बाहर निकल जाएगा H2O, और Cl नेगेटिव आ जाएगा इसके ऊपर, तो क्या आंसर बन जाएगा बच्चों, क्लोरोब्यूटेन। क्या बन जाएगा, क्लोरोब्यूटेन। सिमिलरली अगर आप रिएक्शन करवाते हैं बच्चों HBr के साथ, है ना, तो HBr के साथ क्या होगा बच्चों, कुछ नहीं होगा, इस बार H पॉजिटिव Br नेगेटिव, तो H प्लस साइन चला जाएगा बच्चों किसके पास में, OH के साथ, H2O बाहर निकल जाएगा और Br यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो आंसर क्या बन जाएगा, ब्रोमोब्यूटेन। क्या बन जाएगा, ब्रोमोब्यूटेन। और अगर आप रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ बच्चों, SOCl2 के साथ, किसके साथ करवाते हैं, SOCl2 के साथ, तो ये आपकी रिएक्शन बन गई डार्जन रिएक्शन। कौन सी, डार्जन रिएक्शन। तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ से एक Cl का आयन रिप्लेस कर देगा OH को, H को, तो यहाँ क्या बन निकल जाएगा, HCl। कौन सी गैस बाहर निकलेगी बच्चों, SO2, और आंसर क्या बन जाएगा, क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, आसान है। अगर हम ध्यान से देखें इन तीनों रिएक्शंस को, तो ये तीनों रिएक्शन मैंने आपको ऑलरेडी हैलो एल्केन हैलोरिन चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग में करवा दी है। अब सर्च कीजिएगा फ्यूचर विल यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, वहाँ सर्च कीजिएगा हैलो एल्केन हैलोरिन्स, और वहाँ पे एक टॉपिक है आपका मैथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल, उसमें ये तीनों रिएक्शन मैंने आपको करवा रखी है बच्चों, यहाँ बता दिया आपको मैंने। अगर आप HCl से करवाते हो सिंपली, तो Cl रिप्लेस करेगा तो आपके पास आंसर क्लोरोब्यूटेन आ जाएगा। HBr से करवाते हो तो Br रिप्लेस करेगा तो आपके पास में क्या जाएगा, ब्रोमोब्यूटेन आ जाएगा। और SOCl2 से करवाओगे तो वो रिएक्शन कौन सी होगी बच्चों, आपकी डार्जन रिएक्शन होने वाली है, राइट। चलिए एक काम करते हैं, सेकेंड वाला भी अटेम्प्ट करते हैं। 2 मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल लेना है आपको, लेते हैं देखो, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल लेना है आपको, राइट, सही लिखा, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल, राइट। चलिए स्टार्ट करें। ब्यूटेन का मतलब कितने कार्बन होंगे बच्चों, 4 होंगे। सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, ओल लगा हुआ है। सेकंड पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। बाकी आप समझते हैं, ठीक है। देखा जाए तो ये अल्कोहल कौन सा हो गया बच्चों, 3 डिग्री अल्कोहल हो गया है। क्या हो गया है, 3 डिग्री अल्कोहल। थोड़ा सा डिफरेंस समझा दूं मैं, 1 डिग्री अल्कोहल में आप ड्राई ZnCl2 यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी कम होती है, जबकि 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो जब इसकी रिएक्शन HCl और ड्राई ZnCl2 से करवाते हैं बच्चों आप, आंसर तो वही बनेगा, आंसर में कोई चेंज नहीं है। H पे पॉजिटिव Cl पे नेगेटिव, यहाँ से OH टूटेगा, नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, H और OH बाहर निकल जाएंगे, Cl यहाँ जुड़ जाएगा, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, CH3 CH2 CH3 CH3 एंड यहाँ पे बन जाएगा Cl। लेकिन सिंपल डिफरेंस क्या बताऊँ मैं आपको, कि 3 डिग्री की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ जो प्रेसिपिटेशन बनेगा, टर्बिडिटी कॉज होगी, वो आपकी एट द सेम टाइम हो जाएगी, जबकि ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे टर्बिडिटी कॉज नहीं करता है बच्चों। समझ में आया आपको, इतना डिफरेंस आपका रिएक्टिविटी में यहाँ होने वाला है। अब सिमिलरली इसकी रिएक्शन आप SOCl2 से करवाओगे बच्चों, तो ये आपका है थायोनिल क्लोराइड। क्या है, थायोनिल क्लोराइड। यहाँ से टूटेगा, Cl नेगेटिव बनेगा, यहाँ से OH बॉन्ड भी टूटेगा, H प्लस बनेगा, H प्लस Cl नेगेटिव के साथ बाहर निकल जाएगा HCl बच्चों, और ये वाला Cl नेगेटिव जुड़ जाएगा इस कार्बन पे बच्चों। क्या बनेगा, क्या बनेगा आपके पास, CH3 CH2 C CH3 CH3 एंड Cl, यानी कि सेम आंसर बनेगा जो यहाँ बन रहा है बच्चों, ठीक है। बस यहाँ पे HCl के साथ कौन सी गैस निकल जाएगी, SOO, यानी कि SO2 गैस बाहर निकल जाएगी। डार्जन रिएक्शन मैंने आपको यहाँ पढ़ाई है, उसमें देख लीजिएगा आप ध्यान से। और सिमिलरली अगर आप रिएक्शन करवाते हो बच्चों HBr के साथ,
तो Br नेगेटिव आयन जो है ना वो यहाँ कार्बन पे जुड़ जाएगा और आपके पास में ब्रोमीन आंसर बन जाएगा यहाँ पर। सिंपल, बहुत सिंपल रिएक्शन ये आपकी है, ठीक है। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है बच्चों आपका, प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। ये रिएक्शन मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ एल्कोहल वाले चैप्टर के अंदर, फिर भी एक बार देख लेते हैं। क्या करना है, एसिड को लेना है एज ए कैटलिस्ट के फॉर्म में और प्रोसीजर क्या करना है बच्चों, आपको डिहाइड्रेशन करना है। किसका करना है, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल का। बच्चों सबसे पहले बनाइए साइक्लोहेक्सेन, बनाइए, बना लिया। 1 पोजीशन पे क्या है बच्चों आपका मिथाइल है और 1 पे क्या है बच्चों आपका ऑल है। तो 1 पे मिथाइल जोड़ दिया, 1 पे क्या जोड़ दिया आपने, OH ग्रुप जोड़ दिया है। अब करना क्या बच्चों, आपको डिहाइड्रेशन यानी H+ आयन के प्रेजेंस में हीट करना है आपको 443 केल्विन टेम्परेचर पे। बच्चों कितने पे, 443 केल्विन पे। कौन सा प्रोसेस होगा, डिहाइड्रेशन। ये OH ग्रुप है बच्चों, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा, समझ गए, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है। किसी भी एक कार्बन से क्या निकालना है आपको, हाइड्रोजन। यहाँ से क्या निकालना है, OH ग्रुप निकालना है। आपके पास आंसर क्या बन जाएगा बच्चों, आपके पास आंसर बन जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। या आप चाहो तो आंसर ये भी बन सकता है बच्चों आपके पास में, ये देखो ये बीटा है, यहाँ भी बन सकता है आपके पास आंसर, ठीक है ना। उस केस में ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे, देखो ध्यान से, ये OH ग्रुप है, यहाँ पे अल्फा कार्बन है, ये आपका बीटा, बीटा एंड बीटा। तो किसी भी बीटा कार्बन से, चाहे यहाँ से मान लीजिए चाहे यहाँ से मान लीजिए, क्या निकालेंगे अपन लोग, यहाँ से मान लीजिए क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन। H पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, C पे क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव। और अल्फा से क्या निकालेंगे बच्चों, OH नेगेटिव निकाल देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। दोनों के बीच क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पर, राइट। एल्किन बनता है एज ए प्रोडक्ट और क्या लॉस होता है बच्चों, यहाँ पे H2O का लॉस होता है। और सेकंड वाला बहुत ही सिंपल है बच्चों, ब्यूटेन 1 ऑल यानी कि CH3 CH2 CH2 CH2OH। इसको आपको हीट करना है 443 केल्विन टेम्परेचर पे इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन। तो यहाँ से बच्चों OH बाहर निकलेगा, राइट, और अल्फा और बीटा, बीटा से H निकलेगा। तो H यहाँ से निकलेगा, OH यहाँ से निकलेगा, H2 निकल जाएगा, दोनों के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा बच्चों, ब्यूटीन। क्या बनेगा, ब्यूटीन आपके पास आंसर बन जाएगा। तो बहुत सिंपल सिंपल सी रिएक्शंस हैं जो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, उनको ध्यान में रखते हुए आप लोग खुद भी इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो बच्चों। चलिए अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है। क्या है बच्चों, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्या होता है बच्चों, ये आपका होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और ये होता है आपका बच्चों पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। और तीसरा क्या ले रहे हैं बच्चों, अपन फिनॉल ले रहे हैं। तो बच्चों तो सिंपल सा समझ में आ रहा है यहाँ पर कि फिनॉल के कंपैरिजन में ये दोनों मोर एसिडिक क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका लगा हुआ है NO2 ग्रुप जो कि बिहेव करता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह। और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपका जुड़ता है बच्चों, वो उतना ही ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। ऐसा करने से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव बनेगा, OH बॉन्ड आपका आसानी से डिसोशिएट हो जाएगा, H+ आयन इजिली बाहर निकलेगा, तो ये मोर एसिडिक हो जाएगा। ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द करस्पॉन्डिंग फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। कोई सिंपल सी बात है तो बहुत, कि यहाँ से जैसे H+ आयन बाहर निकलेगा, O पे नेगेटिव बनेगा, इनकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करनी है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, कि आपको इक्वेशन आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। एक आपकी रायमंड टीमान है, एक आपकी कॉल्बेर रिएक्शन है। आज ही के लेक्चर में मैंने दोनों रिएक्शन आपको वेल तरीके से एक्सप्लेन करी है विद मैकेनिज्म, तो वहां से आप इसको ध्यान में रख लीजिएगा बच्चों। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। एक और आपका यहाँ पे गिवन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है, असर्शन रीजन क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जाते हैं नीट एग्जाम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान में रखना है। क्या क्वेश्चन गिवन है बच्चों, आपको देखो क्वेश्चन ये गिवन है कि रायमंड टीमन रिएक्शन जो है फिनॉल का विथ CCl4। देखो बच्चों हल्का सा चेंज है यहाँ पर। जनरली अपन ने जो रिएक्शन पढ़ी है उसमें क्या था, क्लोरोफॉर्म यूज किया गया था बच्चों, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे फिनोल के साथ ट्रीटमेंट किसका हो रहा है, CCl4 का हो रहा है बच्चों, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। तो बच्चों सिंपल है, जब क्लोरोफॉर्म आप यूज करते हैं तो वहां पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस करता है, और जब CCl4 करेंगे ना बच्चों, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कितने, देखो मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे। देखो
अगर आप फिनोल के साथ में क्या ले रहे हैं, CCl4, तो CCl4 में ऑब्वियसली OH नेगेटिव से आप रिएक्ट करेंगे, इसको नहीं बैठेगा आपका, या एग्जैक्टली देखा जाए तो ये CCl3 बनेगा आपके पास भी इंटरमीडिएट। ठीक है, जब CCl3 इंटरमीडिएट बनेगा तो ऑब्वियसली H+ आयन यहाँ से बाहर निकलेगा, O पे नेगेटिव आएगा, ये अपने आप को डीलोकलाइज करेगा, ये यहाँ पे मूव करेगा, यहाँ नेगेटिव बनेगा, रिएक्शन किससे होगी बच्चों, CCl3 से, तो ये अपना नेगेटिव आयन इसको दे देगा। तो आपके पास क्या आंसर आएगा, देखो ध्यान से, आपके पास आंसर आएगा बच्चों CCl3, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। जैसे ही फिनोक्साइड आयन बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव आएगा, वो इलेक्ट्रॉन देगा CCl3 को। अब यहाँ पर इनके बीच बॉन्ड बन जाएगा बच्चों। अब तुम्हें याद होगा ना, बलिदान कौन देगा, बलिदान देगा बच्चों हाइड्रोजन, यहाँ से टूटेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा, यहाँ पे चार्ज क्या बनेगा, नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, वापस से आपकी देखो, वापस देखो ध्यान से इसको, एग्जैक्टली यहाँ से क्या बना है, देखो वो देखो, ये बना है आपका डबल बॉन्ड, आपका यहाँ पर है, डबल बॉन्ड यहाँ पे है, ये यहाँ गया, नेगेटिव नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन दिया बच्चों इसको, तो यहाँ क्या बना आपके पास, यहाँ बन गया आपके पास CCl3, डबल बॉन्ड O आपका है। उसके बाद का स्टेप तुम्हें ध्यान है ना, कि यहाँ एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हुई तो इसको वापस से गेन करना चाहेगा, उसके लिए यहाँ पे बलिदान कौन देगा बच्चों, हाइड्रोजन, H पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा इसको, ये इलेक्ट्रॉन वापस शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, याद आ गया। अब एग्जैक्टली H+ आयन C पे क्या आएगा आपका, नेगेटिव, जब ये अपना नेगेटिव आयन इसको देगा तो इस पे नेगेटिव आएगा बच्चों। अब नेगेटिव के साथ कौन जुड़ जाएगा, H, तो यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास बताओ, नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ बन जाएगा आपके पास बच्चों क्या, डबल बॉन्ड वापस से आ जाएगा, O पे नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ बन जाएगा CHCl3 बन जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एग्जैक्टली आपको देखना यही था कि जब CCl4 से ट्रीट करते हो, जब आप क्लोरोफॉर्म से करते हो, तब तो यहाँ क्या बनता है, CHCl2, अब CCl4 से करने पे क्या बन रहा है, CHCl3, तो ऑब्वियसली इस बार NaOH 1 2 नहीं बच्चों, कितने यूज करने पड़ेंगे, 3 करने पड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बस, Na पे पॉजिटिव, OH पे नेगेटिव, अब तीनों OH अंदर जाएंगे, तीनों Cl बाहर चले जाएंगे, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, आपके पास आंसर यहाँ पर आ जाएगा CH पे 3 OH ग्रुप यहाँ पर आ जाएंगे। अब एक कार्बन पे 3 OH ग्रुप जो होते हैं बच्चों, वो आपके स्टेबल नहीं होते हैं, राइट, नहीं होंगे, तो आप इसे हीट करेंगे तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, H2O बाहर निकलते यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पर इसकी ऑर्थो पोजीशन पे क्या बन रहा है, COOH ग्रुप बन रहा है। अब इसको एसिडिफाई कर दोगे तो ये स्टेबल हो जाएगा, राइट। एक बार वापस से मैंने आपको पूरी मैकेनिज्म समझा दी है, दिखा दी है ना, कि जब आप CCl4 से ट्रीट करेंगे तो क्या बनने वाला है। तो यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप नहीं आ रहा बच्चों, क्या आ रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ रहा है बच्चों। तो ये भी यही कह रहा है यहाँ पर कि जब रायमंड टेमान ऑफ फिनोल विद CCl4 होता है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH 340 केल्विन टेम्परेचर पे, तो क्या मिलता है, सैलिसिलिक एसिड बनता है, बिल्कुल बनता है बच्चों, क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड बनता है। मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है क्या बन रहा है, सैलिसिलिक एसिड बन रहा है आपके पास, राइट। चलो, इसका मतलब आपका असर्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चों आपसे, रीजन, द रिएक्शन अकर्स थ्रू इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बिन, बिल्कुल सही बात है बच्चों, कार्बिन जो आपका यहाँ पे बन रहा है वो। अच्छा बच्चों, एक गड़बड़ है यहाँ पर, बताओ क्या, कि एग्जैक्टली डाइक्लोरो जो बनता है आपका, क्या बनता है बच्चों, डाइक्लोरोकार्बिन जो बनता है वो तब बनता है जब आप रिएक्शन किससे करवाते हैं बच्चों, क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस पे करवाते हैं। जबकि CCl4 में क्या बन रहा है यहाँ पे, CCl3, यानी कि ट्राइक्लोरो बन रहा है। तो इसका मतलब ये रीजन यहाँ पे आपका इनकरेक्ट है बच्चों। तो जो भी ऑप्शन आपको यहाँ मिल रहा है बच्चों जिसमें असर्शन क्या है, बिल्कुल राइट है, इफ द असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, छोटी सी बात पकड़ में आनी चाहिए थी बस यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, छोटी सी बात समझ में आया आपको। जब CCl4 से होगा तो ट्राइक्लोरो, और जब CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म से आपके रायमंड टेमान रिएक्शन होगी तो वहां यूज करेंगे क्या बच्चों, वहां यूज करेंगे आप डाइक्लोरो। चलो,
अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस आपका आ रहा है असर्शन रीजन से ही बच्चों। क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन कह रहा है आपका, असर्शन कह रहा है कि फिनोल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बिल्कुल सही बात कह रहा है बच्चों। कैसे पता लगता है? ये ऐसे पता लगता है बच्चों, यहाँ पे देखिएगा कि फिनोल के अंदर हमें साफ साफ नजर आता है कि फिनोल जो होता है उस पर आपका OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, जबकि बेंजीन में कोई ग्रुप नहीं होता। ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है बेंजीन को, क्योंकि बेंजीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। डोनेट करने से नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है बच्चों आपका ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। जब ऑर्थो पैरा पे आपका नेगेटिव चार्ज बन जाता है तो ये ऑब्वियसली बेंजीन को एक्टिवेट कर रहा है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वही तो बात यहाँ पे हो रही है कि फिनोल मोर रिएक्टिव है बेंजीन से, बिल्कुल है, क्योंकि वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेंजीन को, जिससे बेंजीन एक्टिवेट हो रही है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। असर्शन बिल्कुल राइट है बच्चों। इन केस ऑफ फिनोल द इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज। बिल्कुल सही बात है बच्चों कि फिनोल के अंदर रेजोनेंस प्रोसेस की वजह से आपका जो इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन, वो आपका क्या होता है बच्चों? स्टेबलाइज होता है। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन जो बनेगा उसे इलेक्ट्रॉन देकर के स्टेबल करता है बच्चों OH ग्रुप। ये बिल्कुल दोनों बातें बिल्कुल सही है यहाँ पे, असर्शन रीजन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ये बोथ द असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। बिल्कुल ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा बच्चों। चलिए बच्चों अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे PYQs क्वेश्चन पे। केमिस्ट्री में यहाँ पर हमने देखा है टॉपिक जो हमने पढ़ा है उस टॉपिक पे हमने सबसे पहले सॉल्व किए NCERT क्वेश्चंस, देन सॉल्व कर रहे हैं असर्शन रीजन, एंड देन उसके बाद हम सॉल्व करने वाले हैं लास्ट सेगमेंट हमारा क्या बच्चों? PYQs यानी प्रीवियस ईयर से पूछे गए क्वेश्चंस। क्या है बच्चों? पहला क्वेश्चन देखो, एक आपको एल्कोहल यहाँ गिवन है, इसकी रिएक्शन HBr से हो रही है, इसमें प्रोडक्ट बन रहा है P, और ये नीट 2023 में पूछा गया बच्चों ऑल इंडिया रीजन में। चलो देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले में समझ में आ रहा होगा बच्चों कि यहाँ पे जब HBr से रिएक्शन होगी तो H पे पॉजिटिव, Br पे नेगेटिव। देखो सिस्टम से चलो, इतना समझ में आ गया कि यहाँ पर आपके पास में एसिडिक मीडियम है, तो ऑब्वियसली ये बिहेव करेगा अल्कोहल एज ए इलेक्ट्रोफाइल। बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करने का मतलब CO बॉन्ड टूटेगा बच्चों। कौन सा बॉन्ड टूटेगा बच्चों? CO बॉन्ड टूटेगा। CO टूटते C पे चार्ज क्या आएगा? O पे चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। C पे क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव। तो हमें फील हो रहा होगा कि ये आपके पास यहाँ बन गया है कार्बोकेटाइन। लेकिन बच्चों ये कार्बोकेटाइन बना आपका 2 डिग्री, बना कि नहीं बना? क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे दूसरा कार्बन अटैच है, तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ये बना है। इसमें बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस क्वेश्चन के अंदर वो समझो आप। अगर आप डायरेक्टली इसको आंसर देकर आ गए ना कि Br को आपने यहाँ पे जोड़ दिया और उस हिसाब से आंसर अगर आपने दे दिया बच्चों, तो मेरे ख्याल से आप आंसर डी टिक कर दोगे, लेकिन ये गलत है बच्चों। क्यों गलत है समझो। जैसे ही मैं OH बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कर रहा हूँ तो यहाँ क्या बन रहा है? कार्बोकेटाइन, और वो कार्बोकेटाइन आपका 2 डिग्री है, जबकि मुझे पता है कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से मोर स्टेबल क्या होता है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। वो हम बना सकते हैं। इसको कैसे बना सकते हैं बच्चों? जब हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट कर देंगे आप, इसे बोलते हैं बच्चों हाइड्राइड शिफ्टिंग। क्या बोलते हैं? हाइड्राइड। क्यों? क्योंकि जब C और H के बॉन्ड को आप ब्रेक करेंगे तो C पे चार्ज नेगेटिव आएगा, H पे चार्ज पॉजिटिव आएगा, राइट? ठीक है। अब यहाँ से आप जो हाइड्रोजन आयन है इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, जैसे शिफ्ट कर देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज किस पे जनरेट हो जाएगा बच्चों? कार्बन पे जनरेट हो जाएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे, देखो CH3 CH CH3 CH CH3 एंड OH। आपने क्या किया बच्चों? सबसे पहले इसको ब्रेक किया, नेगेटिव बना, इस पे पॉजिटिव बना। अब ये बना 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, लेकिन हमें दिख रहा है कि इसके जस्ट पास वाला जो आपका कार्बन है वो कैसा है? 3 डिग्री है। तो हम इस हाइड्रोजन एटम को इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ शिफ्ट कर देंगे, इसे बोला जाएगा हाइड्राइड शिफ्टिंग। हाइड्राइड को शिफ्ट करते ही आपका पॉजिटिव चार्ज किस पे जनरेट हो जाएगा बच्चों? इस कार्बन पे, क्योंकि आपने हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल के वहाँ दे दिया है ना। हाइड्रोजन को देते ही आपके कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे डिस्टर्ब हो गई, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब जो कार्बोकेटाइन यहाँ बना है बच्चों वो कैसा है? 3 डिग्री, 1 2 3, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन आपका मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री कार्बोकेटाइन के। ठीक है। तो ये जैसे बन जाएगा बच्चों यहाँ पे, तो फिर आपका Br नेगेटिव जो है ना वो अटैक करेगा किसके ऊपर? इस कार्बन के ऊपर। तो आंसर क्या बन जाएगा बच्चों? CH3 CBr CH3 CH2। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा CH2 बन जाएगा CH3। अब आंसर आप मैच कर सकते हो बच्चों आराम से, कौन सा ऑप्शन आपका राइट है?
ये ऑप्शन आपका राइट बन जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन बच्चों ये पूछा गया था 2023 के अंदर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान रखना है कि जो इंटरमीडिएट बने वो स्टेबल बने, उसके अकॉर्डिंग आपका न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। क्या है आपका, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इन द फाइनल प्रोडक्ट डी ऑब्टेन इन द फॉलोइंग। बच्चों एक सीक्वेंस यहाँ पे गिवन है आपको, और उस सीक्वेंस के बेसिस पे आपको डी तक आपको फाइंड आउट करना है कि आपका डी ऑप्शन क्या बनने वाला है। देखते हैं फटाफट से। सबसे पहले आपके पास बच्चों क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, राइट। इसकी रिएक्शन बच्चों किससे हो रही है, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट से, जो कि आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करेगा बच्चों, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, एक H यहाँ पे ऐड होगा, एक H यहाँ पे, आपके पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH, यानी अल्कोहल बना बच्चों। तो ए जो बना वो तो बना अल्कोहल। सेकंड आपका प्रोसेस इजी है बच्चों, हीट करना है H+ आयन की प्रेजेंस में, आपको पता होगा डिहाइड्रेशन। कौन सा होगा बच्चों, डिहाइड्रेशन प्रोसेस, यानी कि OH ग्रुप के रेस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन यानी कि ये कार्बन, और बीटा से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन, अल्फा से OH, OH और H निकल जाएगा, इन बीटा और अल्फा के बीच क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि एल्कीन। बी वाला पार्ट जो आपके पास बनेगा वो एल्कीन बन रहा है बच्चों। बहुत आसान रिएक्शन है ये आपकी, ठीक है, सारे चैप्टर्स में कवर होने वाली रिएक्शन है बच्चों। अब इसके बाद रिएक्शन देखो क्या है आपका, CH2 डबल बॉन्ड CH2 गिवन है आपको, और इसकी रिएक्शन किससे करवानी है बच्चों, आपको HBr से। H पॉजिटिव Br नेगेटिव। सिंपल सी बात क्या समझ में आ रही है कि एल्कीन कैसा है, सिमेट्रिक है, मूवमेंट किसी भी साइड हो सकता है, जिस भी साइड हो में कोई मतलब नहीं है। Br जहां भी जुड़ेगा वहां से आंसर क्या मिलेगा अपन को, CH3 CH2 Br, यानी कि ब्रोमो इथेन बन गया आपके पास। क्या बन गया बच्चों, ब्रोमो इथेन। ये बना आपके पास सी क्या बना है, ब्रोमो इथेन बन गया है। बी क्या बना था बच्चों, एल्कीन बना था आपके पास। ए क्या बना था बच्चों, इथेनॉल बन गया था आपके पास। अब लास्ट और फाइनल क्या है बच्चों आपके पास, देखो CH3 CH2 Br, यानी कि क्या बना, ब्रोमो इथेन। उसकी रिएक्शन किससे होगी बच्चों, C6H5 Br से। मैं आपको अच्छे से याद दिलाता हूँ। सबसे पहला आपने लिया CH3 CH2 Br, एल्काइल हैलाइड ले लिया आपने, एल्काइल हैलाइड यानी कि ब्रोमो इथेन। रिएक्शन अब किससे हो रही है, C6H5 Br, यानी कि बेंजीन पर Br प्रेजेंट है बच्चों, है ना। और रिएजेंट और कैटलिस्ट देख के सब कुछ समझ में आ जाता है बच्चों। रिएक्शन सोडियम से हो रही है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हो रही है बच्चों। तो यहाँ पे Br 2 हैं तो सोडियम 2 लेंगे बच्चों। यहाँ पे क्या होगा, सिंपली ये बॉन्ड टूटेगा नेगेटिव पॉजिटिव में, ये बॉन्ड टूटेगा नेगेटिव पॉजिटिव में, 2 Na+ 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, 2 Na+ में चेंज होगा बच्चों। और ये दोनों Na+ Br के साथ बाहर निकल जाएगा 2 NaBr। और जो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बच्चों, वो एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा इस CH2 को, एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा इस कार्बन को, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो बच्चों आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, बेंजीन। और बेंजीन पे कौन जुड़ गया है, CH2 CH3, यानी कि इथाइल बेंजीन आपका बन गया है प्रोडक्ट। और बच्चों ये है आपका हेलोएल्केन, ये है हेलोवेरिन। सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन हो गई, वुड्स फिटिक रिएक्शन। याद आना चाहिए सब कुछ। जैसे ये यहाँ पे याद आ रहा है कि डिहाइड्रेशन प्रोसेस है, यहाँ याद आ रहा है आपका एडिशन प्रोसेस है आपका, यहाँ याद आ रहा है रिडक्शन है आपका, और यहाँ पे याद आया कि ये वुड्स फिटिक रिएक्शन है बच्चों आपकी। हेलोएल्केन हेलोवेरिन चैप्टर में आप जाकर के पढ़ सकते हैं, वुड्स फिटिक रिएक्शन को प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। और आपके पास आंसर क्या बना बच्चों, इथाइल बेंजीन। चेक करो, ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, ये फिटिक रिएक्शन से बनता है, ये भी नहीं है। आंसर बी इज वेरी वेरी करेक्ट आंसर बच्चों। 4 नंबर का क्वेश्चन था, आसानी से क्विकली सॉल्व हो जाएगा अगर आप लोगों ने मेरे साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन आपका पूछा गया नीट 2022 फेज 2 में बच्चों। क्या क्वेश्चन है बच्चों कि कुछ रिएजेंट्स आपको यहाँ गिवन है लिस्ट ए में, उसे मैच करना है बच्चों प्रोडक्ट लिस्ट 2 के साथ। देखो पहला क्या है, पहला बच्चों आपके पास में बेस NaOH CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिफिकेशन, याद आ गया, कोल्बे रिएक्शन बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड वीक इलेक्ट्रोफाइल एसिडिफिकेशन NaOH कोल्बे रिएक्शन ढूंढो। कोल्बे रिएक्शन में आंसर क्या आता है बच्चों, सैलिसिलिक एसिड। क्या बनता है बच्चों, सैलिसिलिक एसिड कहाँ पर आपका फोर्थ, यानी कि फोर्थ किससे मैच कर रहा है बच्चों, फोर्थ के साथ।
सिंपल। एक्वस NaOH क्लोरोफॉर्म एसिडिफिकेशन बच्चों, और रायमंटी-बर्न रिएक्शन क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड बनता है। तो आपके पास ये ऑप्शन थर्ड हो गया। जिंक डस्ट हीट के साथ बच्चों क्या बनता है, बेंजीन बनता है फिनोल की रिएक्शन करवाने पे, पता है आपको अच्छे से। और लास्ट क्या बच्चों, सोडियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 यानी कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या बनता है बच्चों, बेंजोक्विनोन बनता है। तो मैच कर लीजिए फटाफट से और चेक कर लीजिए कौन सा आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलो देखते हैं। ऑप्शन ए जो था उसका क्या पार्ट बन रहा है बच्चों, फोर्थ। ए में फोर्थ कहाँ पर आ रहा है, सी और डी में आ रहा है बच्चों। ठीक है, फिर बी में क्या बन रहा है बच्चों, थर्ड बन रहा है। तो बी में यहाँ पे थर्ड किस में आ रहा है, सी ऑप्शन में आ रहा है। और फिर सी में क्या बन रहा है, सेकंड बन रहा है। और डी में क्या बन रहा है, फोर्थ बन रहा है। तो ऑप्शन सी वेरी वेरी करेक्ट। क्विकली फटाफट से आंसर आ गया बच्चों। क्या, एक सिंपल सी कुछ रिएक्शन याद रखने से, उनके प्रोडक्ट याद रखने से, उनके रिएक्टेंट याद रखने से, रिएजेंट याद रखने से बच्चों, लर्निंग पार्ट क्या होता है, लर्निंग पार्ट यही होता है। रिएक्टेंट याद रखो, प्रोडक्ट याद रखो, उनके कैटलिस्ट याद रखो, उनका रोल याद रखो। रिएक्शन करना तो हमारे हाथ में है, हमें ही करनी है हर रिएक्शन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है बच्चों, नीट 2022 फेज 2 से बच्चों। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पीएच का मतलब बच्चों फिनाइल ग्रुप से होगा, बना लेते हैं इसको फटाफट से, है ना। क्वेश्चन को अटेम्प्ट फटाफट क्या करूँ। उसके बाद क्या बच्चों गिवन है, यहाँ पे एल्किन गिवन है आपको। रिएक्शन करवानी बच्चों सबसे पहले HBr से, HBr, H पे पॉजिटिव, Br पे नेगेटिव। सिमेट्रिक नहीं है बच्चों एल्किन, अनसिमेट्रिक है। तो कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिक ऑफ एडिशन। नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा, जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस है बच्चों, यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा बच्चों, बेंजीन। बेंजीन पे क्या बनेगा, Pr बन जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। अब रिएक्शन करवानी है मैग्नीशियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में बच्चों, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। Mg से रिएक्शन करवा दीजिए। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, ये रिएक्शन भी मैंने आपको हैलोल्केन में पढ़ाई है बच्चों। क्या बनेगा, MgBr यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और उसके बाद रिएक्शन करवा रहे हैं बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में हाइड्रोनियम आयन यानी कि H+ आयन में। तो करवा के देख लेते हैं क्या बनेगा, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, क्या कर रहे हैं अपन, ये ले रहे हैं। ठीक है, क्या बना अपने पास अब तक, MgBr बना। रिएक्शन किससे होगी बच्चों, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जैसे ही इसे कांटेक्ट में आता है, हमें पता है कि Mg पे चार्ज क्या बनेगा बच्चों, पॉजिटिव। C पे क्या बनेगा, नेगेटिव। रिवर्स ऑफ पोलैरिटी पता है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेगेटिव यहाँ बनता है, पॉजिटिव यहाँ। इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करेगा बच्चों, O की तरफ, ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेगेटिव इस पे बनेगा, पॉजिटिव इस पे बनेगा। तो ये वाला C जो है ना बच्चों, वो इस नेगेटिव के साथ में जुड़ जाएगा आपका। जुड़ते यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, देखो बेंजीन है, बेंजीन पे कार्बन है, इधर कार्बन है। इस कार्बन पे कौन जुड़ रहा है बच्चों, C जुड़ रहा है। तो यहाँ पे मैंने C को जोड़ दिया, डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब इसकी रिएक्शन करवाई H+ आयन के साथ में, एसिडिक मीडियम, ये यहाँ जुड़ जाएगा। तो आपके पास आंसर बन जाएगा बच्चों बेंजीन। बेंजीन पर ये दो ग्रुप हैं और यहाँ पर आपका जुड़ रहा है बच्चों COOH। इतना हमारे पास में प्रोडक्ट बन चुका है बच्चों। क्या बना, ये A बन गया आपके पास, राइट। ठीक है, क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे पहले अपने करवाया मार्कोनिक ऑफ एडिशन से, Br यहाँ जुड़ गया है, Mg जोड़ा तो बना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम CO2 से करवाते हैं। तो ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि बेसिकली हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, फिर भी आसान रिएक्शन है तो मैंने आपको आसानी से करवा दी। यहाँ पर आपके पास क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है। अब नेक्स्ट क्या बच्चों, एक ही रिएक्शन करवा रहे हैं पहले SOCl2 से, राइट। चलो देखते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है अपने पास, C डबल बॉन्ड OH लिख सकते हैं इसको ऐसे। रिएक्शन SOCl2 से होगी यानी कि थायोनिल क्लोराइड से होगी बच्चों। आपको आती है ना डार्जन रिएक्शन, उस तरह से होगी बच्चों। H पे चार्ज क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे देखो दोनों तरफ से बॉन्ड टूटेगा, पहले CO टूटेगा, O पे नेगेटिव, C पे पॉजिटिव। यहाँ से Cl नेगेटिव टूटेगा बच्चों। तो ये Cl नेगेटिव जुड़ जाएगा बच्चों इस कार्बन के साथ में, क्या बन जाएगा, एसिड हैलाइड। क्या बनेगा बच्चों, एसिड हैलाइड बन जाएगा। ये देखो C डबल बॉन्ड O Cl बन जाएगा आपके पास। और यहाँ H पे पॉजिटिव बनेगा, वो निकल जाएगा Cl के साथ, HCl निकल जाएगा और एक निकल जाएगा बच्चा SO2 गैस। ये बन गया आपके पास। अब इसका सेकंड रिएजेंट क्या बच्चों, CH3NH2, यानी कि आपको रिएक्शन करवानी है मिथाइल अमीन के साथ।
यहां से क्या होगा बच्चों, यहां से आपका टूटेगा H, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो यहां से कौन सा बॉन्ड टूटेगा बच्चों, देखो ध्यान से, यहाँ से टूटेगा H पे पॉजिटिव, N पे नेगेटिव, यहाँ से Cl टूटेगा नेगेटिव और इस पे क्या बनेगा बच्चों, पॉजिटिव। तो HCl बाहर निकल जाएगा बच्चों, और क्या बनेगा आंसर बताओ, आंसर बनेगा आपके पास में बेंजीन। बेंजीन पर क्या बच्चों, C डबल बॉन्ड O, इसको सही से बना लेते हैं, C डबल बॉन्ड O, और C डबल बॉन्ड O पे बच्चों कौन जुड़ रहा है, NH, हाँ ठीक है, कौन जुड़ रहा है बच्चों, NHCS3, राइट। चलो ऑप्शन ढूंढते हैं कौन सा आंसर आपका राइट है, बिल्कुल देखिएगा ध्यान से। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन गिवन, अपन को 4 ऑप्शन गिवन है, देखो मतलब पहले गिवन आपको बच्चों ए क्या बनेगा, तो ए तो अपने फाइंड आउट कर ही लिया था बच्चों कि बेंजीन बनेगा, बेंजीन पे कार्बन पे COOH बनेगा, CH3 बनेगा। तो बताओ ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन आपका सही है बच्चों ये वाला, ठीक है। बी ऑप्शन में देखो ए पार्ट जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, बेंजीन बन रहा है, बेंजीन पे 2 कार्बन बने हुए हैं, देखो आपके पास, एक ये रहा, एक ये रहा, और इस पे क्या बना हुआ बच्चों, COOH बना हुआ है, राइट। अब इसके बाद में ऑब्वियसली बच्चा इसके अलावा किसी में भी ए बन नहीं रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी ही अपना करेक्ट हो जाएगा, और ऑप्शन बी के बाद देखो बी पार्ट भी अपना मैच कर लीजिए, इसके साथ अपना मैच हो रहा है, ठीक है। बेंजीन है, 2 कार्बन है आपके पास, ये 2 कार्बन रहे, इसके बाद में C डबल बॉन्ड O NHCH3 जुड़ा हुआ है इस पे, ठीक है। तो ये अपना ए और बी यहाँ पे आपका मैच कर रहा है, ये अपना क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पर हो गया बच्चों। हालांकि इसमें कुछ रिएक्शन जो है ना वो नेक्स्ट चैप्टर की, प्रीवियस चैप्टर की भी इन्वॉल्व है, लेकिन इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता बच्चों कि इसमें रिएक्शन आपके इस चैप्टर की भी इन्वॉल्व है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास में, नीट 2019 उड़ीसा से क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों कि द रिएक्शन दैट डज नॉट गिव बेंजोइक एसिड एज ए मेजर प्रोडक्ट, कि कौन सी रिएक्शन इनमें से ऐसी है जिसके अंदर बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा बच्चों। मैं आपको सिंपल बताऊं, बेंजोइक एसिड का मतलब हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा कब बनता है बच्चों, जब आप लेते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं बच्चों, है ना। तो इसका मतलब कहीं भी अगर आपके पास वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिवन है तो वहां से बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा। सिंपली माइंड में क्लियर कर लो, आंसर इजीली मिल जाता है, सॉल्व करने की नीड भी नहीं पड़ती बच्चों। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, KBnO4 ऑल्सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों। ये वाला देखो मैंने पढ़ाया आपको, PCC क्या होता है, इज द बेस्ट एंड सुटेबल रिएजेंट विच इज यूज टू कन्वर्ट एल्कोहल इनटू एल्डिहाइड ओनली, यानी इससे आप कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना सकते हो बच्चों। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो ये सारे PYQs क्वेश्चन सब हमने सॉल्व कर लिए हैं बच्चों। चैनल और वीडियो को लगातार आप लोग शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी नए नए वीडियोस आपके पास आते रहे तो वो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में मिलते रहेंगे आपको। और मेरे साथ लगातार बने रहिए बच्चों, गारंटी और बिलीव देता हूँ आप लोगों को कि मेरे साथ बने रहने पे आपका नीट एग्जाम 2025 डेफिनेटली क्लियर होने वाला है केमिस्ट्री के अंदर। थैंक यू सो मच।